हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन टू द चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। तो आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है किंगडम प्लांटिंग। As you know that in a chapter number 2 biological classification we discussed that scientist R.H. Whittaker in 1969 he classified every living organism into the 5 famous kingdom, and this kingdom were kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Animalia, and last kingdom was kingdom Plantae. Yes, so all the members of a kingdom Plantae are typically यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड दे आर प्रोड्यूसर। प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी के सभी यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक कोई भी नहीं, सभी के सभी यूकैरियोटिक है। उनके सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और ये सभी के सभी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो ऑब्वियसली उनका लाइफस्टाइल हो जाता है प्रोड्यूसर। मतलब पूरी दुनिया में जितना भी फूड प्रिपेयर होता है वो सभी के सभी फूड प्रिपेयर ओरिजिनली किंगडम प्लांटी के मेंबर्स ही करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ ए किंगडम प्लांटी आर अप्रोक्सीमेटली 0.6 मिलियन। 0.6 मिलियन मतलब नियर अबाउट 6 लाख के करीब करीब टोटल प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं, स्पीसीज है। अब ये स्पीसीज अलगी हो सकते हैं, ब्रायोफाइट्स हो सकते हैं, टेरिडोफाइट्स हो सकते हैं, एंजियोस्पर्म हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म हो सकते हैं। देयर आर सर्टेन प्लांट मेंबर्स व्हिच आर यूनिसेल्युलर and there are certain multicellular also. Certain means maximum are multicellular but there are certain unicellular also. For example green algae chlorella, ये unicellular है, एक सिंगल सेल से बनी हुई है, लेकिन बाकी सारे अगर देखें तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। जनरली अगर आप देखो तो प्लांट में सबसे टॉलेस्ट प्लांट भी है जैसे सिकियो सुपरवीरेंस, सबसे छोटे प्लांट भी है जैसे एंजियोस्पर्म में छोटा प्लांट देखो वोल्फिया ग्लोबोसा। तो काफी सारी डिटेल में बातें हैं इनके बारे में। तो इस चैप्टर में मैं आपको पूरा का पूरा किंगडम प्लांटी में अलगी के टाइप, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, फिर ब्रायोफाइट्स उनके टाइप, लिवरवोर्ट्स एंड मॉसेस, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उनकी लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लोडिप्लॉइडिक साइकिल, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आइए चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। All the members of a kingdom Plantae are basically divided into two main groups. First, they are divided into two main groups, and these two groups are: first group is considered as cryptogams. What are the cryptogams? Cryptogams means spore producing plants. And second group is phanerogams. What are the phanerogams? Phanerogams means seed producing plants. So all the members of kingdom Plantae are mainly divided into two main groups. First group is a cryptogam which means spore producing plant, and second group is a phanerogam which means seed producing plant. Spore producing plant वो होते हैं जो स्पोर की मदद से नया प्लांट कन्वर्ट होता है, और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट वो होते हैं जो सीड की मदद से नया प्लांट कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैंगो फ्रूट है और मैंगो फ्रूट को खाने के बाद उसकी जो सीड होती है वो सीड को अगर हम जमीन में डालते हैं और उसमें से नया प्लांट होता है तो वो होते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्पोर की मदद से नए प्लांट में कन्वर्ट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्रिप्टोगैम, और जो सीड की मदद से कन्वर्ट होते हैं उनको हम कहते हैं फेनोगैम। तो आइए चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। सो क्रिप्टोगैम मींस स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, and these categories are: first one is algae, second one is bryophytes, and third one is pteridophytes. और अगर हम फेनोरोगैम्स की बात करें तो फेनोरोगैम्स में 2 कैटेगरी आती है फिर से।
एक कैटेगरी आती है एंजियोस्पर्म और दूसरी कैटेगरी बनती है जिम्नोस्पर्म. So what are the angiosperm and what are the gymnosperm guys? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंस है आपको यहाँ तक दिख रहा है नहीं प्रॉपर? जस्ट अ सेकंड. So cryptogame is further divided into three categories: algae, bryophytes and pteridophyte. And phanerogames is further divided into two categories such as angiosperm and gymnosperm. So let's see what is meant by these three categories. Algae are also known as a thalloid plant. They are also called thalloid plant. What is meant by thalloid plant? If a plant is not differentiated into root, stem and leaves, such plants are called as a thalloid plant. अगर आपको किसी प्लांट के अंदर रूट, स्टेम और लीफ क्लियरली डिफरेंशिएट करते नहीं आ रहा है तो उस प्लांट को हम कहते हैं थैलोइड प्लांट. जैसे अगर आप देखो अलगी, तो अलगी में आपको रूट, स्टेम और लीफ कभी नहीं दिखेंगे और ना ही आप समझ पाओगे कि ये रूट है, लीफ है और स्टेम है. इसके लिए हम अलगी को क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं थैलोइड प्लांट. अब ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स को हम जनरली कहते हैं एम्फीबियन प्लांट. दे आर एम्फीबियन plant. Now why bryophytes are also called as amphibian plant? I'll tell you. Generally amphibian के बारे में हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, मतलब amphibian क्या होते हैं, बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं. Amphibians are those which can survive inside the water as well as they can come on the ground surface like a crocodile, tortoise, frog. ये amphibian है जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, जमीन के ऊपर भी आ सकते हैं. लेकिन एनिमल तो मूवेबल होते हैं, प्लांट थोड़ी ना मूवेबल होते हैं. तो ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन प्लांट कहते हैं. वो जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. ये इस वजह से नहीं, ये उनका कारण नहीं, उनका कारण कुछ और होता है. ब्रायोफाइट्स आर जनरली कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट जस्ट बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग वाटर फॉर टू मेन पर्पस. फर्स्ट दैट इज रिप्रोडक्शन एंड सेकंड टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. उनका जो प्लांट लाइफ साइकिल की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो कंप्लीट करने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको, रिप्रोडक्शन इन द सेंस फर्टिलाइजेशन करने के लिए इनको वाटर की जरूरत होती है. इसके लिए हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन प्लांट भी कहते हैं. ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट जस्ट बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग वाटर फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल एज वेल एज फर्टिलाइजेशन. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ब्रायोफाइट्स, आल्सो कॉल्ड एज अ एम्फीबियन प्लांट. नाउ टेरिडोफाइट्स क्या है इनके बारे में? टेरिडोफाइट्स they were first vascular plant on earth. ये दुनिया के सबसे पहले वस्कुलर प्लांट थे. वस्कुलर प्लांट का मतलब क्या होता है? वस्कुलर प्लांट मतलब वो वाले प्लांट जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू अवेलेबल होते हैं. जैसे आपको पता होगा, कभी आपने पहले सुना होगा आज से पहले, तो जाइलम ऐसे टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर जो वाटर और मिनरल को रूट से लेके ऊपर तक लेके जाते हैं. और फ्लोएम वो वाले टिश्यू होते हैं जो वाटर और फूड मटेरियल को लीफ से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ दोनों साइड में लेके जाते हैं. तो जाइलम और फ्लोएम जिनके अंदर होते हैं उनको हम कहते हैं वस्कुलर प्लांट. तो वस्कुलर कैटेगरी में सबसे पहले जो प्लांट होते हैं वो होते हैं टेरिडोफाइट. मतलब दुनिया में सबसे पहले जो वस्कुलर टिश्यू जिनमें पाया गया था वो थे टेरिडोफाइट्स. आर यू गेटिंग? Pteridophytes were the first plant in which xylem and phloem was found. First plant on the earth. Therefore, they are called as a vascular cryptogams. इनको हम क्या कहते हैं? vascular cryptogams. जैसे हम MCQ देखेंगे इस चैप्टर के ऊपर तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस आते जाते हैं. जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जनरली पूछा गया है, आज पहले भी पूछा गया है. Which among the following is vascular cryptogams? तो ये देखो, ये तीनों के तीनों क्रिप्टोगैम्स है. तो हमें डायरेक्टली ऑप्शन में ये चार आ जाते हैं: अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म. इनमें से कोई भी. तो ये चार ऑप्शन आ जाते हैं. तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा होता है? टेरिडोफाइट्स. क्यों टेरिडोफाइट? क्योंकि ये तीन वाले तो क्रिप्टोगैम्स है, नो डाउट. लेकिन इन तीन में से वस्कुलर क्रिप्टोगैम कौन है? ये, क्योंकि इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं. अलगी और ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते ही नहीं. ठीक है, इनके अंदर होते ही नहीं, तो उनका कोई क्वेश्चन ही नहीं जनरेट होता है. Now, phanerogram, angiosperm and gymnosperm. क्या डिफरेंस है? Angiosperms are having closed seed and gymnosperms are having naked seed. जिम्नोस्पर्म की जो सीड होती है
उनके ऊपर डबल डबल कवरिंग नहीं होती, लेकिन एंजियोस्पर्म की जो सीड होती है उनके ऊपर दो कवरिंग होती है। एंजियोस्पर्म की सीड के ऊपर की जो कवरिंग होती है उनको हम कहते हैं टेस्टा, और इनर कवरिंग को हम कहते हैं टेगमन। और इन दो कवरिंग होने के कारण एंजियोस्पर्म में सीड को क्लोज्ड सीड कहा जाता है, और जिम्नोस्पर्म में सीड को ओपन कहा जाता है, नेकेड सीड कहा जाता है। और दूसरा एक डिफरेंस, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग plants, whereas gymnosperms are non-flowering plants. जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर नहीं होते, तो जिम्नोस्पर्म को हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो ये वाला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। All the members of kingdom Plantae are basically divided into two main categories: cryptogams, phanerogames. What are cryptogams? Cryptogams are those plants which are producing by which are dividing by their spore, or you can say one spore can convert it into the new plant, therefore they are called as a spore producing plant. And phanerogames are those plants which are new plant is coming through the seed one, that's why they are called as a seed producing plant. Now cryptogams are further divided into three main categories like algae, bryophytes and pteridophytes. Algae are generally called as a thalloid plant because their plant body is not differentiated into root, stem and leaves, so they are called as a thalloid plant. Bryophytes are also known as an amphibian plant just because they are requiring water for completion of their life cycle as well as fertilization. Pteridophytes are called as the first vascular plant on the earth just because they were the first plant in which xylem and phloem tissue was found, that's why they are called first vascular plant on earth. Phanerogames, they are generally called seed producing plant. They are further divided into two categories: angiosperm, gymnosperm. Angiosperms are those plants which are having a seed covering, or they are having a closed seed in which seed is covered by the two layer like outer testa, inner tegmen, and they are also flowering plant because they are producing flower. Whereas gymnosperms are having no covering, they are having just only one single layer, that's why they are considered as a naked seed or open seeded. Gymnosperms are also considered as a non-flowering because they don't have a flower. Even though don't have a flower, still gymnosperm undergo one type of pollination, that is a wind pollination. आप समझ लीजिए फ्लावर नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए कुछ मीडियम तो चाहिए, कुछ सोर्स तो चाहिए। तो सोर्स जो होता है वो होता है एयर करंट। तो जनरली पोलिनेशन होती है जिम्नोस्पर्म में एक ही टाइप की, जिसे हम कहते हैं विंड पोलिनेशन या तो एनीमोफिली। लेकिन एंजियोस्पर्म में विंड पोलिनेशन एनीमोफिली, वाटर पोलिनेशन मतलब हाइड्रोफिली, इंसेक्ट पोलिनेशन मतलब एंटमोफिली, बर्ड पोलिनेशन मतलब ऑर्निथोफिली, बैट पोलिनेशन मतलब कायरोप्टेरोफिली, और स्नेल पोलिनेशन भी होती है जिसे हम मेलेकोफिली कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म में काफी सारे प्रकार के पोलिनेशन होते हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर है उनमें डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। काफी अजीब अजीब जगहों पे हमें फ्लावर देखते हैं जहां पे हम मतलब गेसिंग भी नहीं कर सकते हैं वहां पे फ्लावर हो सकते हैं, लेकिन यस। So this is what about the introduction to the chapter number 3, Plant Kingdom from 11th standard CBSE, and this is classification of kingdom plantae. Thank you so much। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आएगा, क्लासिफिकेशन समझ में आएगा, और अगर आप ऐसे ही चैप्टर को आगे डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो इससे रिलेटेड आपके थ्रू आते रहे और आप नीट की प्रिपरेशन यहाँ पे करते रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई में से अलगी इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम अलगी के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके टाइप और उनके सिग्निफिकेंस ये सब देखने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटेल में अलगी, लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली अगर हम डिस्कस करें तो अलगी होते क्या हैं। अलगी एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर आप रूट, स्टेम और लीफ क्लियरली नहीं देख सकते हो, तो उस वाले ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं अलगी। अलगी आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म in which you can't see their root, stem and leaves, and therefore they are also called as a thalloid plant. What are the thalloid plant? Thalloid plants are those plant in which you can't see the root, stem and leaves separately, therefore they are called as a thalloid plant. Let's start one by one characters. यहाँ पे मैं अलगी के बारे में ऑलमोस्ट आपको सभी कैरेक्टर डिटेल में बताऊंगा और हम डिटेल में पढ़ते हैं।
Algae are chlorophyll bearing thalloid autotrophic and largely aquatic. अब आप इन सभी वर्ड्स के मतलब समझ लो. Algae are chlorophyll bearing. It means algae are containing chlorophyll pigment which is important for the photosynthesis. Algae के अंदर photosynthetic pigment होता है जिनको हम chlorophyll pigment कहते हैं. Algae के अंदर दूसरे pigment भी हो सकते हैं. Depend on the type of a pigment. Depend on the type of pigment, algae are colored. It may be green algae, it may be brown algae, it may be red algae. That thalloid means they are not differentiated into the root, stem and leaves. They will have only the algal body. They are autotrophic and largely aquatic. Most probably ये aquatic होते हैं, मतलब पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं. लेकिन कुछ कुछ अलगी हमें ज़मीन पे, टैंक में, वॉल पे, इवन तो ट्री के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर भी दिखती है. अलगी ऑलमोस्ट aquatic होती है क्योंकि सॉरी अलगी है ना ऑटोट्रॉपिक होती है बिकॉज सभी अलगी फूड प्रिपेयर करती है. अगर आपको मैं कहूँ कि दुनिया में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो 50% कार्बन डाइऑक्साइड अलगी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है और वो हमें नेचुरली क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन. तो हम कह सकते हैं algae आर द नेचुरल, यू कैन से प्यूरिफायर ऑन द अर्थ. दे आर मैक्सिमम नेचुरल प्योर. सभी प्लांट ये कर सकते हैं लेकिन अलगी के अंदर ये कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है. सेकंड, they found in moist stones, soil, woods in association to the fungi, they forms a lichen. अलगी हमें moist places में, stone में, soil के अंदर, soil पे, wood पे, सभी जगहों पे दिखती है. कभी कभी अलगी फंजाई के साथ भी जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं लाइकेन. लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें हाफ अलगी पोर्शन होती है और हाफ फंजाई पोर्शन होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में भी काफी मदद करते हैं. Third character, algae varies in sizes. Like a unicellular algae is a Chlamydomonas, and there are some colonial algae like a Volvox, and there are some filamental algae like a Eulothrix and Spirogyra. तो कुछ algae unicellular है जैसे Chlamydomonas है, कुछ algae colonial फॉर्म में होती है मतलब ग्रुप में रहते हैं, Volvox है, कुछ algae filamentous मतलब थ्रेड होते हैं उनके अंदर, तो वो एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा. स्टेटमेंट नंबर 4 मींस फीचर नंबर 4 और कैरेक्टर 4, algae आर यूजफुल टू मैन हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड बाय फोटोसिंथेसिस. मैंने आपको जैसे कहा दुनिया का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलमोस्ट 50% कार्बन डाइऑक्साइड तो algae अपने अंदर ही एब्सॉर्ब कर लेती है. Primarily, fifth character, primarily producer of energy which forms a food cycle of all the aquatic animal. Generally जितने भी aquatic एनिमल है पानी के अंदर रहने वाले, उन तक फूड मटेरियल अलगी प्रोवाइड करती है. बिकॉज अगर आप देखो तो जनरली पानी के अंदर जो होते हैं प्लांट्स, उन प्लांट्स में से मैक्सिमम अलगी पाई जाती है. अगर आपने हमारे पहला वीडियो देखा होगा क्लासिफिकेशन, तो उसमें आपको समझ गया होगा कि कितने प्रकार के प्लांट होते हैं. सो मैक्सिमम aquatic एनिमल आर गेटिंग फूड मटेरियल जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्सिमम रोल प्लेड बाय द अलगी ओनली. Sixth criteria, Giladium and Gracilaria are used for agar powder to grow microbes in preparation of ice cream and jellies. अगर आपको पता होगा तो आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए जेलेटिन पाउडर यूज किया जाता है और जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तब उनको अगार अगार पाउडर यूज किया जाता है और जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं उस वक्त भी हमें अगार अगार पाउडर यूज करना पड़ता है. सो अगार अगार पाउडर and gelatin like material they are obtaining from the red algae, example Giladium and Gracilaria, and they are very important algae. अगर अगार अगार पाउडर ना हो तो बैक्टीरिया को ग्रो करना काफी मुश्किल हो जाता है एंड बैक्टीरिया को रिसर्च करने के लिए, उनको पेट्री प्लेट में ग्रो करने के लिए अगार अगार पाउडर प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड algae कॉल्ड Giladium. हम यहाँ पे सिर्फ algae के बारे में देख रहे हैं, फिर उसके टाइप भी आएंगे हम आगे. नेक्स्ट, Chlorella is a rich in protein, used as a food even in space traveler. इवन तो मैं आपको कहता हूँ क्लोरेला और स्पिरुलिना ये दोनों अलगी है ऐसी है जो स्पेस ट्रेवलिंग में यूज करते हैं. मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या होता है. जनरली व्हेन वी आर फ्लाइंग इन एरोप्लेन, सो एरोप्लेन में कभी कभी ऐसी दिक्कत हो जाती है कि एक जगह पे जब हमें डेस्टिनेशन टारगेट पे लैंड करना हो और वहां पे जाने से पहले कुछ दिक्कत आ जाती है, मान लो कोई प्लेन में दिक्कत आ जाती है, फ्यूल में दिक्कत आ जाती है, तो हमें कोई ऐसी जगह पे लैंड करना पड़ता है और अगर वहां पे फूड अवेलेबल ना हो तो जनरली फूड कौन सा देते हैं वहां पे प्लेन में, क्लोरेला अलगी, स्पिरुलिना अलगी देते हैं क्योंकि ये अलगी हमारी बॉडी में जितने भी रिक्वायरमेंट होती है फूड की वो सब फुलफिल कर लेते हैं. ठीक है, सो क्लोरेला एंड स्पिरुलिना अलगी आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर यूज्ड इवन बाय स्पेस ट्रेवलर. एट्थ कैरेक्टर, algae reproduces
बाय वेजिटेटिवली, असेक्सुअल एंड सेक्सुअली। अलगी तीनों प्रकार से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब देखिए वेजिटेटिव कैसे करते हैं। अलगी reproduces by vegetatively, asexually, sexually, all three. Vegetatively by fragmentation, आपको एमसीक्यू भी आएगा। Algae most probably reproduces vegetatively by fragmentation and asexually by means of a spore, and the spore of algae is called as a zoospore. Confuse मत होना, fungi के spore अलग होते हैं। In fungi the spores are ascospore, basidiospore, conidiospore. In case of algae the name of spore is a zoospore. As you can see here, I am indicating by you can say cursor. So these are spore of algae which are undergoing asexual reproduction. और algae sexual reproduction कैसे जाती है? By use of a gametes. Like I'll tell you, gametes are flagellated and similar in size as in Chlamydomonas, or non-flagellated, non-motile but similar in size. Example Spirogyra. Sexual reproduction देख लीजिए कैसा होता है। Gametes are flagellated and similar in size. Gametes में flagella है मूवमेंट करने के लिए और उनकी साइज सेम है। तो एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास। लेकिन अगर जो गैमेट्स है वो नॉन फ्लैजेलेटेड है और नॉन मोटाइल है लेकिन उनकी साइज एक जैसी है, तो एग्जांपल होता है स्पायरोगैरा। It is called as isogamas. Yes, fusion of two gametes dissimilar in size, it is called as anisogamas. Example is Chlamydomonas, as you can see here. Yes, and fusion between one large non-motile female gamete and one smaller motile male gamete, it is called oogamas. Example found is a volvox and fucus. फिर से एक बार तीनों चीजें समझ लीजिए। अलगी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय जूस्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तीन प्रकार से। कैसे? oogamas, anisogamas एंड आइसोगेमस। अब सबसे पहले आइसोगेमस देखिए फ्यूजन बिटवीन फ्लैजेलेटेड सिमिलर साइज, एग्जांपल क्लेमिडोमोनास, और नॉन फ्लैजेलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर साइज, इट इज कॉल्ड आइसोगेमस। मतलब फ्लैजेलेटेड है, उनके अंदर फ्लैजेला है और सिमिलर साइज है, तो ये भी आइसोगेमस हुआ। उसका एग्जांपल होता है क्लेमिडोमोनास। लेकिन फ्लैजेलेटेड नहीं है, नॉन मोटाइल है, लेकिन साइज उनकी सेम है, तो उसे भी हम कहते हैं आइसोगेमस। एग्जांपल है स्पायरोगैरा। और दूसरा वाला जो होता है फ्यूजन बिटवीन टू डिसिमिलर गैमेट इज कॉल्ड एनिसोगेमस। एग्जांपल क्लेमिडोमोनास। एंड तीसरा वाला है फ्यूजन बिटवीन मोटाइल मेल गैमेट एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। फीमेल जो गैमेट होते हैं वो लार्ज होते हैं, मेल जो गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं लेकिन स्मॉल होते हैं, तो उस वाली फ्यूजन को हम कहते हैं oogamas। उसका एग्जांपल है वोल्वॉक्स और फ्यूकस। तो ये था हमारा टॉपिक अलगी। इसके अंदर मैंने आपको पूरा अलगी के इंट्रोडक्शन बता दिया, सभी 9 कंसेप्ट, 9 जो कैरेक्टर हमने डिस्क्राइब किए वो सभी के सभी डिटेल में बता दिया। अब मैं आपको कुछ अलगी के फोटोज दिखाता हूँ। So these are, you can see some microscopic algae are also there. This is algae and this is algae on the stone. You can find algae in the water tank, and so many places algae will be found. So basically ये वाला हमारा टॉपिक था algae in detail, characteristics, types and significance. Yes, so thank you so much for watching this video. Have a good day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्रीन अलगी के बारे में, जैसे हम कहते हैं क्लोरोफाइसी। तो आइए डिटेल में देखते हैं क्लोरोफाइसी क्या होता है। तो ये टॉपिक है ग्रीन अलगी फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। लेट्स स्टार्ट। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द स्टूडेंट ऑफ अ नीट एग्जाम। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कैरेक्टर। सो ये जो कैरेक्टर आपके सामने है ये पूरे 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई बुक में है और मैंने उनको पॉइंट वाइज आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। मतलब जो ग्रीन अलगी जो होते हैं क्लोरोफाइसी इनको हम कहते हैं। पहले ये समझ लीजिए क्लोरोफाइसी मतलब क्या। क्लोरो इट मींस ग्रीन कलर and physi it means algae. Actually study of algae is called as a phycology. That's why this physi means phyco means algae and green means chloro. That's why chlorophysi, green algae. The plant body may be unicellular, colonial or filamentous. Unicellular plant body means algae are most probably made from the unicellular. Algae multicellular भी होते हैं and they may be colonial. Colonial
कुछ अलगी ऐसे होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं और कुछ अलगी अपने अंदर से फिलामेंट भी प्रोड्यूस करते हैं. They contain chlorophyll A, B, which is localized in their chloroplast. तो ग्रीन एल्गी के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये उनकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं. मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें तो सभी एल्गी के अंदर ग्रीन हो, ब्राउन हो या रेड एल्गी हो, क्लोरोफिल ए और कैरोटीन ये कंपलसरी होते ही हैं. तो इनमें भी ऑब्वियसली कैरोटीन भी है. द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज. मतलब क्लोरेला अल्गी इस मेंबर के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी मेंबर के अंदर क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है वो अल्गी कौन सी है. दे हैव अ स्टोरेज बॉडी कॉल्ड एज अ पायरोनोड्स इन द क्लोरोप्लास्ट. एनसीईआरटी में एक नई चीज दी गई है, वो काफी अच्छी है, डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी है कि अल्गी के अंदर, ग्रीन अल्गी के अंदर पायरोनोड्स नाम के ऑर्गेनल होते हैं. कहां पे? उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो प्रोटीन भी स्टोर कर सकते हैं और कुछ अल्गी ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये ऑयल ड्रॉपलेट भी स्टोर कर सकते हैं. सो पायरोनोड्स आर नथिंग बट द स्मॉल ऑर्गेनल प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर storage of some protein as well as some oil droplets. Fifth character, green algae usually have a rigid cell wall which is made up of two layers. Inner layer is made up of cellulose and outer layer is made up of pactose. ग्रीन एल्गी के अंदर डबल कवरिंग होती है, मतलब उनके सेल वॉल के अंदर डबल लेयर होती है. तो जो आउटर लेयर होती है वो पैक्टोस नाम के केमिकल से बनी होती है और अंदर की जो लेयर है वो सेल्यूलोस से बनी होती है. सो वी नो दैट सेल्यूलोस एंड पैक्टोस बोथ आर द टाइप ऑफ अ शुगर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आउटर एंड इनर कवरिंग ऑफ अ सेल वॉल ऑफ algae. Algae generally can undergo reproduction by three way: by vegetative reproduction, by the asexual reproduction and by the sexual reproduction. अभी algae vegetative reproduction कैसे जाती है? Algae undergo vegetative reproduction by one way by fragmentation or second by the spore. और algae asexual reproduction में जाती है by use of a you can say their spore, and the spore of algae is called as a zoospore. मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी ये पढ़ाया हुआ था. So spore of algae are generally called as the zoospore which are produced inside sporangia. अब आपको zoospore और sporangia में अगर confusion होता हो तो मैं आपको समझाता हूँ. Say for example in human being, sperms are gamete and in case of algae, gametes are zoospore. In case of human being, sperms are produced in gonad called as a testis. In case of algae, zoospores are produced in sporangia, that is their gonad. So ह्यूमन का जो टेस्टिस है वहां पे अल्गी में हम स्पोरेंजिया कहेंगे और ह्यूमन में जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो अल्गी के अंदर होते हैं जूस्पोर. अल्गी कैन आल्सो अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगेमस, एनिसोगेमस, ऊगेमस, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बता दिया था कि आइसोगेमस, ऊगेमस और एनिसोगेमस क्या होते हैं. ये तीनों के तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं अल्गी में. एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन अल्गीज आर क्लेमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, ये थ्रिक्स नहीं, ये है यूलोथ्रिक्स, and Spirogyra anchara. You can see some of photographs of them. This is a green algae in the electron microscope. So thank you so much for watching this video. Have a good day. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्राउन अल्गी के बारे में पढ़ाने वाला हूं. तो क्या होती है ब्राउन अल्गी? साइंटिफिकली ब्राउन अल्गी इज कॉल्ड एज अ फियोफाइसी. हाउ इट इज कॉल्ड फियोफाइसी? आई विल टेल यू. ब्राउन मीन्स फियो. According to the Latin language, brown color means pheo, and algae, study of algae is called as a phycology. Study of algae is called as a phycology. That's a algae here. It is represented by phyci, and brown means pheo. So brown algae, phyophyci. This lecture will be very important for the NEET student for NEET examination. Let's see one by one. First of all, I'll show you some. You can say brown algae. These are some brown algae: Fucus, Marcotis, Alternaria, Sorghum. These are some pictures of brown algae. As you can see, brown algae are there. So हम यहाँ पे brown algae के बारे में कुछ कैरेक्टर डिस्क्राइब करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ये पूरा सीबीएसई का कंटेंट है, नीट के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा ये. They are found primarily in marine habitats. मतलब मोस्ट प्रोबेबली ब्राउन algae सी वाटर में ही पाई जाती है, मोस्ट प्रोबेबली. They shows great variation in sizes and form. ब्राउन एल्गी के अंदर साइज वेरिएशन काफी अलग अलग होती है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सोर्गेसम एल्गी जो है वो 60 मीटर तक ग्रो हो सकती है. सोर्गेसम एल्गी 60 मीटर तक ग्रो हो सकती है और कुछ एल्गी ऐसे हैं जो 100 मीटर तक भी ग्रो होते हैं.
ठीक है। दे में बी सिंपल ब्रांच, फिलामेंटस फॉर्म। इनमें कभी कभी सिंपल ब्रांच भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। एग्जांपल एक्टोकार्पस। टू द ब्रांच फॉर्म लाइक अ कार्प्स which may be reach up to the height of 100 meter. Yes, it's a big one. कार्प्स जो नाम की जो ब्राउन एल्गी है वो 100 मीटर तक ग्रो होती है, और सोर्गेसम जो है वो 60 मीटर तक ग्रो होती है। They possess chlorophyll A, C, carotenoids and xanthophyll and fucoxanthin present in a food as a carbohydrate statin in the form of laminarin and mannitol। मैं दो सेंटेंस एक साथ में पढ़ गया, सॉरी। ये देखिए, ब्राउन एल्गी के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, वो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरोटिनॉइड्स, और ज़ांथोफिल भी होते हैं। ज़ांथोफिल जनरली थोड़ा बहुत येलोइश कलर प्रोवाइड करता है, कैरोटिनॉइड्स जो स्लाइटली ऑरेंजिश कलर प्रोवाइड करता है, और फुकोक्सांथिन काफी इंपॉर्टेंट है इनके अंदर, बिकॉज फुकोक्सांथिन जनरली ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है अलगी को। दैट्स व्हाई दिस अलगीज आर कॉल्ड एज अ ब्राउन अलगी। इनके अंदर कार्बोहाइड्रास्टेटिन नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो एक्चुअली उनका रिजर्व फूड मटेरियल भी बनता है, और उनका रिजर्व फूड मटेरियल को हम कहते हैं लैमिनेरिन और मैनिटोल। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले आपको ग्रीन एल्गी में बताया था कि ग्रीन एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है स्टार्च, और ब्राउन एल्गी के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है लैमिनेरिन और मैनिटोल। अभी आप समझ लो, कभी कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब नहीं पता होता है। For example, when you are going to the school, and after schooling you are going for the coaching classes, and in between that you don't have a time to come to home and have a food material, so you will carry the lunch box with you। तो जब आप एक्स्ट्रा फूड आपके साथ कैरी करते हो उसको हम कहते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है उसे हम कहते हैं रिजर्व फूड मटेरियल। तो ब्राउन एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल है लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, और रेड एल्गी में फ्लोरिडेज स्टार्च होगा, और ग्रीन एल्गी में जो होता है वो होता है स्टार्च। नेक्स्ट, द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग एडिशन टू द प्लास्टिड एंड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूलर न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल होते हैं, प्रोटोप्लास्ट, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, वो सभी के सभी इनके अंदर पाए जाते हैं। वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, प्लास्टिड, एवरीथिंग। ब्राउन एल्गी कैन अंडरगो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ग्रीन एल्गी में भी ऐसे ही था। दे कैन अंडरगो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बायफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर, ये थोड़ा अलग है। इन द ग्रीन एल्गी asexual reproduction was by zoospore, but in brown algae asexual reproduction is by bioflagellated zoospore, and sexual reproduction is same, isogamous, anisogamous and oogamous. Example of brown algae we can see Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sorghum and Fucus। आप यहाँ पे देख सकते हो इनके एग्जांपल्स। So Dictyota, Curtlaria, Fucus examples, ठीक है। So this is also brown algae and these are some pictures जो मैंने आपको पहले भी बता दिए थे। So thank you so much for watching this video. I hope so आप लोगों को ब्राउन एल्गी का ये टॉपिक क्लियरली समझ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। एनसीईआरटी में से इतना पढ़ने से तो अच्छा ये वीडियो में इजीली समझ जाएगा आपको। हैव अ गुड डे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी, और आज के मेरे इस लेक्चर में मैं आपको रेड एल्गी के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं। रेड एल्गी के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। तो क्या होते हैं बेसिकली रेड एल्गी, और उनको रोडोफाइसी क्यों कहते हैं? Actually, study of algae is called as a phycology. So phycology, therefore here algae is represented by word phyci, and red stand for rhodo in the Latin language. So red algae stand for rhodophyci. Red, rhodo, algae, phyci, rhodophyci, red algae. So this will be very important lecture for the student of a NEET because of NEET exam purpose. तो ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये जो आप कैरेक्टर देख रहे हो मैं आपके सामने स्क्रीन पे, ये सभी के सभी कैरेक्टर सीबीएसई से रिलेटेड है। मतलब पूरा का पूरा मटेरियल ये सीबीएसई से, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली मेरा डिस्क्रिप्शन सुनिए, आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। The members of a red algae or rhodophyci are commonly called as a red algae because of phycoerythrin। अब आप ये देखो, फाइको मतलब होता है अलगी, इरिथ्रिन। अब आप ये देखो, आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट, बिकॉज इरिथ्रो मीन्स रेड। सो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इरिथ्रो मीन्स रेड एंड फाइको मीन्स अलगी। सो विच अलगी? रेड अलगी। क्यों?
All the members of a rhodophyceae are commonly called as a red algae just because they are containing compound called phycoerythrin, which is a red compound. Majority of the red algae are marine, मतलब मैक्सिमम रेड algae मराइन में ही, मतलब सी वाटर में ही पाई जाती है. लेकिन कुछ algae ऐसे they occur in both well lighted region of surface of water and also in a depth ocean. ये कभी कभी लाइट सरफेस वाटर में भी होते हैं, मतलब ऊपर ऊपर फ्लोट भी होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अलगी ये डेप्थ में, मतलब ओशियन के डीप में होते हैं. जो ऑर्गेनिज्म ओशियन के डीप में रहते हैं उनको हम कहते हैं बेंथोनिक. सो दे आर बेंथोनिक अलगी. रेड थैलाई ऑफ अ रेड अलगी आर मल्टीसेल्युलर. द फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिड इन स्टार्च सिमिलर टू द अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर. अलगी जो होते हैं उनका रेड कलर का थैला जो हो, मतलब रेड एल्गी जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. जैसे ग्रीन एल्गी मोस्ट प्रोबेबली यूनिसेल्यूलर होते हैं, तो ऐसे ही रेड एल्गी मल्टी सेल्यूलर होते हैं. और प्लस रेड एल्गी अपने बॉडी में से एक रिजर्व फूड मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, उनका नाम है फ्लोरिडीन स्टार्च. अगर आप याद करो, इफ यू कुड रिमेंबर, इन द ग्रीन एल्गी द रिजर्व फूड मटेरियल वाज अ स्टार्च. इन द ब्राउन एल्गी द रिजर्व फूड मटेरियल वाज अ you can say florid. In the green algae there was a starch. In the brown algae there was a different one, but in red algae there is a floridin starch. Yes, so in the red algae you can see there is a floridin starch. Green algae was having starch, brown algae was having laminarin and mannitol, and red algae are having a floridin starch. तो तीनों का कंपैरिजन पूछा जाता है, कभी कभी नीट एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनी एल्गी. तो आप याद कैसे कर सकते हो? ग्रीन एल्गी स्टार्च, ब्राउन एल्गी लेमिनेरिन एंड मैनिटोल एंड रेड एल्गी फ्लोरिडिन स्टार्च. इन तीनों को छोड़ के कोई भी रिजर्व फूड मटेरियल एल्गी में नहीं होता है. नेक्स्ट, red algae are usually reproduces vegetatively by fragmentation. They reproduces asexually by non-motile spore and sexually by non-motile gametes, and sexual reproduction is oogamous. जैसे हमने देखा था ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी, इन दोनों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन था और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर था. ग्रीन एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वाया जूस्पोर, ब्राउन एल्गी में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन था वाया बायफ्लैजेलेटेड जूस्पोर. लेकिन यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल वाया नॉन मोटाइल स्पोर है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन और ब्राउन एल्गी में ऊगेमस, एनिसोगेमस, आइसोगेमस तीनों था, लेकिन इनके अंदर सिर्फ ऊगेमस रिप्रोडक्शन है. दे शोज कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, मतलब उनके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती है, जैसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, वो भी होते हैं. एक चीज यहाँ पे नहीं बताई, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. इन द रेड एल्गी देयर इज अ जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरियाज आर प्रेजेंट. दिस जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर द algae which are producing some very important chemical, and this chemical is called agar-agar powder and gelatin. What are the use of agar-agar powder? Generally agar-agar powder is used for solidifying any agent. Say for example, when we are growing the bacteria on a nutrient agar, we have to convert nutrient media into gel form. And when we are doing plant tissue culture, that time also we have to convert MS medium into the gel form. That time to convert liquid into gel, we are using agar-agar powder, which is a solidifying agent obtained from the red algae, scientifically called giladium. तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. ये देखिए कुछ रेड algae के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. This is red algae, this one red algae. Okay, so thank you so much for watching this video. It was based on the red algae from the 11th standard CBSE 3rd chapter Plant Kingdom. Have a good day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन फीचर्स बिटवीन द ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इट विल बी वेरी शॉर्ट टॉपिक बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द नीट स्टूडेंट. सो आइए चलिए देखते हैं डिटेल में. सो एज यू कैन सी दिस टेबल is from the 11th standard NCERT only, but it is very difficult to understand by the students, so I'll tell you in very easy. As you know that algae are divided into three main categories: green algae, brown algae and red algae, on the basis of photosynthetic pigment present in them.
So here you can see first one is a chlorophyce. Chloro means green and phyce means algae, it means green algae. Second one is a phaeophyce. Pheo means brown and phyce means algae, that's why it's called brown algae. And third one rhodophyce. Rhodo means red and phyce means algae, that's why it's called rhodophyce, red algae. So chlorophyll pigment, photosynthetic pigment present in the green algae is a chlorophyll A and B. Whereas photosynthetic pigment present in brown algae is chlorophyll A, C and fucoxanthin. Fucoxanthin is very important because fucoxanthin gives a brown color to the algae. And photosynthetic pigment present in red algae is a chlorophyll A, chlorophyll D and phycoerythrin. Phycoerythrin plays important role in red algae because it gives a red color to the algae. So in red algae, phycoerythrin is important, which make different red algae from green and brown. Fucoxanthin present in brown algae, which make it brown algae, which becomes different from green and red. Now, reserve food material present in chlorophyce, green algae, is a starch, and reserve food material in the phaeophyce is laminarin and mannitol, and reserve food material in red algae is a फ्लोरिडीन स्टार्च. अगर आप वॉल के बारे में बात करें तो सेल वॉल ऑफ अ क्लोरोफाइसी इज सेल्यूलोजिक and cell wall of a phaeophyce is a cellulosic plus made by algin, and cell wall of a rhodophyce is made by cellulose, pectin and polysulfate ester. Now number of a flagell and position of insertional is not that much important, but you can see chlorophyce have a 2 to 8 equal apical, phaeophyce have a 2 unequal lateral, and in rhodophyce number of flagell and position insertion is totally absent. अगर हम हैबिटेट की बात करें तो क्लोरेला जनरली फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, और ब्राउन algae मोस्ट प्रोबेबली फ्रेश वाटर में रेयरली, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, और रेड algae फ्रेश वाटर में कुछ ही पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं, मतलब सी वाटर में भी पाए जाते हैं. तो ये था हमारा टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक था लेकिन कंपैरिजन समझना काफी इंपॉर्टेंट था. सो इट वाज अबाउट द ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी, phaeophyce and red algae, rhodophyce, common features between them from the 11th standard, chapter number 3, plant kingdom, 11th standard CBSE. Have a good day. Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Anandwani, and today in my topic I am going to teach you bryophytes, division bryophytes from the chapter number 3, plant kingdom, 11th standard CBSE. I am giving you assurance that this topic will be very essential for you, those especially those who are preparing for the NEET examinations. So let's begin with the bryophytes in detail. So I'm going to show you some characteristics. So these are the characteristics I'm going to explain you from the bryophytes. Yes guys, these are the characteristics I'm going to explain you from the bryophytes. So let's talk one by one. Bryophytes are also called as amphibian plants. Why bryophytes are also called amphibian plants? Because they are requiring water for two main purposes. One is to complete their sexual reproduction, I mean to say fertilization, and second one is to complete their life cycle. Yes, bryophytes को हम amphibian plant क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो एम्फीबियन का मतलब होता है जो पानी में भी रह सकता है और जो जमीन पे भी आ सकता है, लेकिन ये तो प्लांट है, प्लांट थोड़ी ना मूव कर सकेंगे. तो ब्रायोफाइट्स प्लांट को एम्फीबियन प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको पानी की दो पर्पस के लिए जरूरत होती है. एक तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना, और दूसरा उनको अपनी लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है उसे कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत होती है. इसके लिए हम इनको कहते हैं bryophytes are also called amphibian plant. They are found in a damp and humid places. तो जनरली ये डैम्प और ह्यूमिड प्लेसेस पे मिलेंगे क्योंकि उनको पानी की जरूरत होती है, इसके लिए वो वही हैबिटेट्स को सिलेक्ट करते हैं. सेकंड कैरेक्टर, its thallus is like prostrate, erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. अब जैसे कोई भी प्लांट के अंदर रूट होता है तो रूट को हम कहते हैं सबस्ट्रेटम, जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ रहता है. जितना रूट अंदर होगा उतना ही प्लांट ज्यादा स्टेबल होंगे.
लेकिन ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होती है, और अगर सीड नहीं होती तो उनके अंदर रेडिकल जैसे पार्ट्स नहीं होते। आपने दो रूट के नाम सुने होंगे, एक टैप रूट और एक एडवेंटेशियल रूट। द रूट विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ अ सीड दे आर कॉल्ड टैप रूट्स। The root which are produced from radical part of a seed, they are called tap roots or also called true roots. And the root which are produced from any other part of a plant body but not from radical, it is called adventitious root or also known as a pseudo roots. तो ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर यूनिसेल्युलर रूट्स हो सकते हैं या तो मल्टीसेल्युलर रूट्स हो सकते हैं, जिनको हम कहते हैं राइजोइड्स। और राइजोइड्स कौन से रूट होते हैं? ये एडवेंटेशियस रूट्स होते हैं, ट्रू रूट्स नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी आपको कहा कि उनके अंदर स्टेम, उनके अंदर ब्रायोफाइट्स के अंदर सीड नहीं होती, और सीड नहीं होती है तो उनके अंदर रेडिकल नहीं होगा, मतलब ट्रू रूट्स नहीं होंगे। प्लूमल भी नहीं होता है, मतलब उनके अंदर ट्रू स्टेम भी नहीं होते, और ना तो उनके अंदर लीव्स होते। ग्रीन कलर पोर्शन होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लेकिन हम उनको ट्रू लीव्स नहीं कह सकते। दे मे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। देखो उन्होंने क्लियरली कहा है दे मे पजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट दे डोंट हैव अ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ। उनके अंदर ओरिजिनली वो चीजें नहीं है, लेकिन उनके फंक्शन करने के लिए उनके अंदर दूसरे पार्ट्स है। अगर मान लो उनके अंदर रूट नहीं है तो प्लांट स्टेबल कैसा होगा? तो रूट की जगह पर उनके अंदर राइजोइड है। स्टेम नहीं है तो स्टेम जैसा पार्ट है, लीफ नहीं है तो लीफ जैसा दूसरा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोर्थ कैरेक्टर, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ये इंटरेस्टिंग फीचर्स है ब्रायोफाइट के बारे में। प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड, मतलब उनके अंदर सिंगल ही गैमेट्स होते हैं, सिंगल ही गैमेट्स होते हैं, और क्रोमोसोम का सेट सिंगल होता है, यूनिप्लॉइड होते हैं। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस दे आर कॉल्ड गैमेटोफाइट। वो जो गैमेट्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए हम उनको गैमेटोफाइट भी कहते हैं। जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, सो टेस्टिस इज अ गोनाड व्हिच प्रोड्यूस गैमेट्स। नेक्स्ट वन, फिफ्थ कैरेक्टर, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेल्युलर। The male sex organ is called antheridium, produces antherozoid, and female sex organ is called archegonium, produces single egg. ये वाली चीज समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं मल्टीसेल्युलर, और मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसे हम कहते हैं एंथेरिडियम, और उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? उसमें से मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं एंथेरोजोइड, और फीमेल गैमेट्स, फीमेल ऑर्गन को हम कहते हैं आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम में से क्या प्रोड्यूस होता है? एग। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ह्यूमन का कंपेयर एग्जांपल, ह्यूमन मेल हैव अ टेस्टिस, प्रोड्यूसेस स्पर्म, yes, as a gamete. In bryophytes, male sex organ is an antheridium, same like a testis, and produces gametes called antherozoid. In case of human female, sex organ is a ovary. In case of bryophyte, sex organ is a archegonium. Female sex organ is archegonium. In case of female, ovary produce ova. In case of bryophytes, ovary also produce, means archegonium also produce a single egg. Moving towards the next, the antherozoids are released into the water where they combine in contact with the archegonium, and antherozoid fuses with the egg to produce new zygote. Simple सा fertilization के बारे में बोल रहे हैं, that male antheridium producing antherozoid male gamete in the water, and female also producing their gamete in the water, egg. So male antherozoid gamete, female egg gamete fuse with each other and turn into the zygote, and from the zygote new sporophyte, means new plant will be formed, new bryophytes will be formed. Last character, zygote produce multicellular body called as a sporophyte. अब आप देखो, मेल का गैमेट एंथ्रोजोइड और फीमेल का गैमेट एग, दोनों को मिला के क्या बनेगा? जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा? नया प्लांट बनेगा। न्यू प्लांट को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। तो ये वाला कैरेक्टर का मतलब होता है जाइगोट प्रोड्यूसेस मल्टीसेल्युलर बॉडी कॉल्ड एज अ स्पोरोफाइट, मींस जाइगोट प्रोड्यूसेस मल्टीसेल्युलर बॉडी कॉल्ड एज अ न्यू प्लांट। दिस स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूस बाय द मियोसिस एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। मैंने आपको कहा ब्रायोफाइट्स जनरली जो ओरिजिनल प्लांट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं,
तो ये जो न्यू प्लांट होता है वो मियोसिस करता है, रिडक्शन डिवीजन, ताकि उसके अंदर से जो नए स्पोर प्रोड्यूस हो वो भी हैप्लॉइड हो, क्योंकि ब्रायोफाइट्स ओरिजिनली हैप्लॉइड होते हैं। द स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ गैमेटोफाइट। स्पोर में से फिर से गैमेट्स तैयार होते हैं, आर्चिगोनियम, एथरीगेडियम, एंथ्रोजोइड एंड एग, और उनको फ्यूज होने के बाद फिर से वो जाइगोट बन जाते हैं, और जाइगोट से फिर से वो स्पोर बनते हैं। तो ऐसे ही प्लांट की लाइफ साइकिल ये कंटिन्यू होते रहते हैं। ये वाला टॉपिक था हमारा ब्रायोफाइट्स। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ ब्रायोफाइट्स के। ये देखिए कुछ फोटोज है ये ब्रायोफाइट्स के। ब्रायोफाइट्स जनरली ब्रायोफाइट्स के दो कैटेगरी आते हैं। ब्रायोफाइट्स के दो क्लासेस आते हैं। एक क्लास होता है जिसे हम कहते हैं लिवरवॉर्ट्स, और दूसरे हम कहते हैं मोसेस। लिवरवॉर्ट्स एंड मोसेस। रिक्शिया, मर्चेंशिया ये एग्जांपल होते हैं लिवरवॉर्ट्स के। स्पैग्नम, फ्यूनारिया और पॉलीट्राइकम एग्जांपल होते हैं मोसेस के। ये वाले ब्रायोफाइट्स आपको देखो, ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर है लेकिन ये ओरिजिनल लीफ नहीं है, ठीक है। ये देखो आप स्टेम के जैसे स्टिक दिख रही है लेकिन ये ओरिजिनल स्टेम नहीं है। So thank you so much for watching this video. It was based on the division Bryophytes from the chapter number 3 Plant Kingdom 11th standard CBSE. Thank you so much. Have a good day. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ब्रायोफाइट्स के बेसिकली दो क्लास होते हैं, एक होता है लिवरवॉर्ट्स और एक होता है मोसेस। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लिवरवॉर्ट्स। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम 11th स्टैंडर्ड CBSE, डिवीजन ब्रायोफाइट्स एंड क्लास liverworts. So these are some characteristics I am going to explain you about the liverworts. It is fully based on the 11th standard CBSE content. Let's start one by one. The liverworts grow usually in moist places such as a stream, marshy ground, damp soil or bark of a tree. तो जनरली लिवरवॉर्ट्स ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जनरली जहां पे पानी काफी हो। क्यों? क्योंकि लिवरवॉर्ट्स ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल है। और ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को हम जनरली कहते हैं एम्फीबियन प्लांट, जस्ट बिकॉज bryophytes are generally called as amphibian plant just because bryophytes are requiring water for completing their life cycle, that's fertilization life cycle, and second one is a fertilization. So bryophytes को life cycle complete करने के लिए, fertilization करने के लिए पानी की जरूरत होती है, इसके लिए हम उनको कहते हैं amphibian plant. तो ब्रायोफाइट्स के टाइप लिवरवॉर्ट्स कह लो या मोसेस कह लो, ये वाटर जहां पे होगा वहीं पे ही पाए जाएंगे। सेकंड, द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवॉर्ट्स इज अ थैलोइड, एग्जांपल मर्चेंशिया। थैलोइड का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको अलगी में बताया था, algae are those organisms which are called thalloid. It means their root, stem and leaves are not differentiated from each other. Same way in liverworts also, when you will see the liverworts plant, I'll show you. See, these are the liverworts. Yes, these are liverworts. This is the example of liverwort Merchantia, and this is a liverworts example is a Riccia. Can you see root, stem and leaves in this Riccia or either in Merchantia? No, obviously no. हमें मर्चेंशिया में या तो रिक्शिया में किसी में भी रूट, स्टेम और लीव्स क्लियरली नहीं दिखता है, और अगर ये नहीं दिखता है तो हम इसे कहते हैं थैलोइड प्लांट। थैलोइड का मतलब होता है व्हेन द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेबल, इट इज कॉल्ड थैलोइड प्लांट। सो मर्चेंशिया और रिक्शिया दोनों थैलोइड होते हैं। थर्ड कैरेक्टर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ जेमी। जेमी क्या होता है? जैसे मशरूम के अंदर छोटा बर्ड जैसा ऑर्गन प्रोड्यूस होता है और उस बर्ड में से नया मशरूम बनता है, तो सेम वे लिवरवॉर्ट्स में एक बर्ड जैसा ऑर्गन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं जेमी, और जेमी का कन्वर्जन क्या होगा? फिर से नए प्लांट में हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं। जेमी आर ग्रीन, मल्टी सेल्यूलर एंड असेक्सुअल बर्ड्स। जेमी ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और ये मल्टी सेल्यूलर भी हैं, एंड दे आर असेक्सुअल बर्ड, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड जेमी cup located onto the thalli. आगे देखिए, the jemi become a detached from the parent body and germinate into the new inducer. जेमी एक कप शेप जैसे रिसेप्टेकल स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है और एक जेमी में से नया ब्रायोफाइट्स बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि जेमी एक बर्ड जैसा ऑर्गन है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नया प्लांट बन जाएगा। आप एक समझ लो, दिस इज द ब्रायोफाइट। मेरे हाथों को देखो, अब ये ब्रायोफाइट्स है, तो ब्रायोफाइट्स में से ये ऑर्गन प्रोड्यूस होता है, ये जेमी। तो इस ये जेमी जब ये पेरेंट्स से सेपरेट होगा, डिटेच होगा, तो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस जेमी कैन अंडरगो बडिंग प्रोसेस व्हिच इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड विल टर्न इनटू द न्यू ब्रायोफाइट्स। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
Male and female sex organs are produced either on a same or either on a different thalli. Thalli means plant body. तो इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली होती है, मतलब फ्रेगमेंटेशन से होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जेमी के थ्रू होती है, सॉरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जेमी के थ्रू होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बीच में होती है. फिर वो मेल एंड फीमेल ऑर्गन सेम प्लांट पे सेम थैलाई के ऊपर भी हो सकते हैं, या तो डिफरेंट प्लांट पे डिफरेंट थैलाई के ऊपर भी हो सकते हैं. लास्ट, द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटे एंड कैप्सूल. उनके अंदर कुछ ऐसे, स्पोरोफाइट मतलब न्यू प्लांट, प्लांट के अंदर फूड, सीटे और कैप्सूल नाम के कुछ ऑर्गन्स है, लेकिन इनके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स टोटली एब्सेंट होते हैं, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स के इंट्रोडक्शन में भी देखा था. सो दिस इज अबाउट द लिवरवर्ट्स इन डिटेल. अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं समझा है तो प्लीज वो वाला टॉपिक कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर मैं आपको फिर से कमेंट सेक्शन में उसको एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन आई थिंक सो मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. ठीक है, सो आप एग्जाम्पल देख लीजिए. यह है कुछ एग्जाम्पल. रिक्शिया एंड फ्यूनेरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इट वॉज बेस्ड ऑन द क्लास liverworts from the bryophytes. Thank you. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Anandwani and today I am going to tell you class description about the class Mosses from the chapter number 3 Plant Kingdom 11 Standard CBSE. Division is bryophytes but I will focus on Mosses. So actually Mosses होते क्या हैं? Basically bryophytes are divided into two categories. One is a liverworts and second one is a Mosses. So let's begin with a Mosses. So these are some character. एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ वाइज दिया होता है मैंने उसको पॉइंट वाइज कन्वर्ट किया हुआ है और मैं आपको पॉइंट वाइज अच्छी तरह से समझा दूंगा. देखिए, मॉसेस, लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज गैमेटोफाइटिक व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ टू स्टेज. फर्स्ट स्टेज इज अ प्रोटोनेमा स्टेज, सेकंड स्टेज इज अ लीफी स्टेज. अब आप पहले ये दोनों पॉइंट के ये समझ लीजिए, प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज का मतलब क्या होता है. मॉसेस आर ब्रायोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट. सो when a new plant is produced from spore, this stage is called as a protonema stage. When a new plant is produced from spore, then it is called as a protonema stage. तो स्पोर में से क्या प्रोड्यूस होगा? क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच, एक लीफ के जैसा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा. और अगर उस लीफ में से नया प्लांट तैयार होता है तो उसे हम कहते हैं लीफी स्टेज. Generally, mosses undergo two type of stages. One is a protonema stage, second one is a leafy stage. What is protonema? When mosses produces a spore, and if a new plant is produced from that spore, then it is called as a protonema stage. And that new plant will develop a leaf-like structure. I am saying leaf-like structure. So, if a new plant is produced from that leaf-like structure, then it is called leafy stage. तो ये वाले दो पॉइंट हो गए हमारे. नेक्स्ट देखिए, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू द मल्टीसेल्युलर ब्रांच राइजोइड एंड द स्टेज बियर्स अ सेक्स ऑर्गन. ये जो लीफी स्टेजेस होते हैं वो प्लांट के ब्रांच से कनेक्टेड होते हैं, प्लांट के ब्रांच से कनेक्ट होते हैं और उनके अंदर रूट के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं राइजोइड्स. याद रखिए, फिक्स कर लीजिए माइंड में. ऑल स्टूडेंट, यू मस्ट रिमेंबर इन योर माइंड, ब्रायोफाइट्स के अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ कभी भी नहीं होते हैं क्योंकि इनके अंदर सीड ही नहीं होते हैं. ठीक है, तो इनके अंदर रूट की जगह पर क्या होता है? इनके अंदर रूट की जगह पर राइजोइड्स होते हैं. नाउ दे आर ऑल्सो कंटेनिंग सेक्स ऑर्गन. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन मॉसेस ऑल्सो, in liverworts also, or you can say directly bryophytes, sex organs, male sex organ is a antheridium, female sex organ is archegonium. See, vegetative reproduction in mosses by fragmentation and budding, and in sexual reproduction the sex organs are antheridium and archegonium at a leafy shoot. मोसेस के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है. एक तो कटिंग हो जाना, मतलब फ्रेगमेंटेशन हो जाना, या तो बड फॉर्म करना. ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से होता है. मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडियम व्हिच प्रोड्यूस एंथ्रोजोइड एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनियम व्हिच प्रोड्यूस egg. So anthrozoid from male and egg from female fuse with each other, it undergo fusion, it undergo fertilization, and from the fertilization new sporophyte means new plant is formed. देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर में दिया हुआ है वो. फोर्थ कैरेक्टर में हमें ये बताया गया कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्यूज होते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है. यहाँ पे देखिए फिफ्थ में
आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू द न्यू स्पोरोफाइट. न्यू स्पोरोफाइट मींस न्यू प्लांट विच कंटेन फूट, सीटे और कैप्सूल. ये हमने लिवरवोर्ट्स में भी देखा था. सो सिंपल सा लॉजिक है, हमारे ह्यूमन में जैसे होता है वैसा ही होता है. मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कम क्लोज टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर गैमेट्स एंड अल्टीमेटली अंडरगो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स व्हिच लेटर ऑन टर्न इनटू द न्यू प्लांट बॉडी. यस, सिंपली बताया हुआ है. कैप्सूल प्रोड्यूसेस स्पोर एंड फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस. उनके अंदर जो कैप्सूल्स होते हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. एग्जांपल्स है मोसेस के फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम. ये देखिए, आपको एग्जांपल दिखाता हूं. This is Funaria, this one is Sphagnum, this one is a Polytrichum. आपको कभी भी रूट, स्टेम और लीफ इनमें दिखेंगे ही नहीं, just because they are having root, leaf and stem like structure but don't have a true leaf or true stem or true root. So this is topic about this video is about the Bryophytes mosses. Thank you so much for watching this video. Have a good day. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी. आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई और टॉपिक है हमारा टेरिडोफाइट्स. इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स, टेरिडोफाइट्स के टाइप, उनके सिग्निफिकेंस और उनकी लाइफ साइकिल, ये सब चीजें देखेंगे. दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द नीट प्रिपरेशन. सो लेट्स टॉक वन बाय वन. सो एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ वाइज टेरिडोफाइट दिया हुआ है उसको मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्ट किया हुआ है. अगर आपको ये पॉइंट नोट डाउन करने तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा वन बाय वन पॉइंट. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू possess vascular tissue, xylem and phloem. As you know that all the members of kingdom Plantae are divided into 5 division: अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म. सो उसमें से एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम है, लेकिन टेरिडोफाइट्स भी वो प्लांट है जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होते हैं. वी नो दैट जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू टॉप and phloem tissue is responsible for conduction of water and food from leaf, means from top to bottom, as well as sometime from bottom to top when there is a deficiency of food material. तो ये टेरिडोफाइट्स वो पहले प्लांट है जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पाए गए थे. और जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना रूट से टॉप तक, और फूड को फ्लोएम कंडक्ट करता है. फूड और वाटर को फ्लोएम कंडक्ट करता है टॉप से बॉटम तक और बॉटम से टॉप तक भी. मैंने दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाऊंगा. सेकंड, द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस. टेरिडोफाइट्स, इनको अपना गैमेट ट्रांसफर करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, इसके लिए कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं. टेरिडोफाइट्स आर रिक्वायरिंग देयर गैमेट्स टू ट्रांसफर between the male and female, and therefore they are requiring water to do this. Therefore they are generally found in cool, damp and shady places. Pteridophyte plant body, third character, pteridophyte plant body is a sporophyte which have two roots, stem and leaves. Pteridophyte वो कैटेगरी के प्लांट आते हैं जिनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स हमें क्लियरली दिखते हैं. This organ possess well differentiated vascular system. अब प्लांट की बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके अंदर आपको जाइलम एंड फ्लोएम क्लियरली डिफरेंशिएट दिखेंगे. सिर्फ एक चीज की कमी होती है टेरिडोफाइट्स में, वो होते हैं टेरिडोफाइट्स नेवर शो सेकेंडरी ग्रोथ. बीइंग containing xylem and phloem also, even though they are containing xylem phloem, they are not undergoing secondary growth because they don't have a कैम्बियम और वी कैन कॉल वास्कुलर कैम्बियम. तो इनके अंदर कैम्बियम रिंग न होने के कारण ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर वास्कुलर टिश्यू होते हैं. फिफ्थ कैरेक्टर, लीव्स इन टेरिडोफाइट्स. लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल इन सिलाजिनेला और लार्ज इन फर्न्स. तो जैसे टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स में भी काफी एग्जांपल्स होते हैं. टेरिडोफाइट के जनरली 4 क्लास होते हैं, यहाँ पे देखिए 4 क्लासेस हैं. तो वैसे टेरिडोफाइट्स के अंदर एग्जांपल्स भी काफी ज्यादा होते हैं. ऑलमोस्ट 10,500 के आसपास तो टेरिडोफाइट्स में एग्जांपल्स आते हैं. तो टेरिडोफाइट्स के जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल हो सकते हैं कौन सी कैटेगरी में, सिलाजिनेला प्लांट में, और ये लार्ज हो सकते हैं कौन सी कैटेगरी में, फर्न्स में. सो लीव्स इन फर्न दे आर लार्ज बट लीव्स आर स्मॉल इन
Silaginella. Why I am giving you more this, why I am creating a issue on that, just because जब आप नीट एग्जाम देने जाओ तो नीट एग्जाम में अगर आपको ये पूछा जाता है what is the difference between Silaginella and fern, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? both are pteridophytes? no, both are pteridophytes, but आपको सेपरेट डिफरेंस ढूंढना है तो क्या होगा? Silaginella leaf are small but fern leaf are large. Sixth character, sporophyte have a leaf like appendages. Sporophyte मतलब प्लांट. यस, आप समझ लो स्पोरोफाइट का मतलब होता है प्लांट. तो टेरिडोफाइट प्लांट के अंदर लीफ के जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं और उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरोफिल. फिर से समझ लीजिए, टेरिडोफाइट्स आर हैविंग अ लीफ लाइक एपेंडेजेस, लीफ लाइक ऑर्गन्स. दिस इज कॉल्ड स्पोरोफिल. टेरिडोफाइट के अंदर लीफ के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोफिल, विच फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कॉन. ये लीफ के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रोबिला और कॉन जैसे नए स्ट्रक्चर को बनाते हैं. और ये किस में पाए जाते हैं? ये सिलाजिनेला में पाए जाते हैं, इक्विसिटम में भी पाए जाते हैं. द गैमेटोफाइट हैव एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ अ मेल गैमेट एंथ्रोजोइड टू द फीमेल गैमेट्स एंथ्रीडिया. फ्यूजेस रिजल्ट इनटू जाइगोट. पूरा का पूरा टॉपिक ये 6th नंबर का जो है वो समझ लीजिए. जनरली टेरिडोफाइट के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं. उनको हम कहते हैं स्ट्रोबेलाई या तो कॉन. और ये किसमें पाए जाते हैं? सिलेजिनेला और इक्विसिटम में. दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ अ सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम विच प्रोड्यूस एंथेरोजोइड एज देयर गैमेट, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम विच प्रोड्यूसेस अ एग. Male sex organ Antheridium, female sex organ Archegonium. Male sex organ Antheridium produce antherozoid gamete, female sex organ Archegonium produce egg as their gamete, and after fusion of their male and female gamete turn into fertilization, and fertilization turn into the zygote. और हमें पता है zygote से नया plant बनता है, new sporophyte will produce from zygote. Next, pteridophyte includes horsetail ferns. Pteridophyte can be used as a medicinal, can be used as a soil binder, can be used as a ornamental. टेरिडोफाइट्स में कुछ प्लांट ऐसे जो मेडिसिनल भी, मेडिसिन भी बनती है कई टेरिडोफाइट प्लांट में से. कुछ प्लांट ऐसे जो सॉइल को बाउंड करने में काफी मदद करते हैं, और कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेटिव पर्पस में भी यूज होते हैं. इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल स्पोर्स आर सिमिलर इन काइंड. मतलब मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, मतलब एक जैसी सेम साइज में होते हैं. उनको हम कहते हैं होमोस्पोरस. लाइक अ मेल मींस मेनी स्पोर्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इन साइज एंड शेप, देयरफॉर दे आर कॉल्ड होमोस्पोरस. बट देयर आर सर्टेन प्लांट, देखो यहां पे दिया हुआ है, इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, दे आर कॉल्ड एज होमोस्पोरस. And genera like Silaginella and Salvinia, which produces two different type of spore, they are called heterosporous. One is a large macrospore, second one is a small microspore. फिर से समझ लीजिए एक बार. मैक्सिमम टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्पोर एक जैसे ही होते हैं, तो उनको हम कहते हैं होमोस्पोरस. होमो सेम, स्पोर मीन स्पोर, होमोस्पोरस सिमिलर स्पोर. लेकिन कुछ जेनेरा ऐसे भी हैं जैसे सिलाजिनेला है, सेल्विनिया है, उनके अंदर हेटेरोस्पोर होते हैं. हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्पोर मतलब स्पोर, हेटेरोस्पोर्स मतलब डिफरेंट. कुछ लार्ज होंगे मैक्रोस्पोर, कुछ छोटे होंगे स्मॉल माइक्रोस्पोर. सो मैक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर टुगेदर इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, हेटेरोस्पोर. लेकिन जब स्पोर एक जितने ही होते हैं सब आइडेंटिकल साइज एंड शेप में, तो उनको हम कहते हैं होमोस्पोर्स. नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ अ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट. मतलब उनके अंदर जो जाइगोट है, जाइगोट में से बाद में एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद हमें पता है डायरेक्टली नया प्लांट बनता है. टेरिडोफाइट्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू द 4 मेन क्लासेस. यू कैन सी द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस. एग्जांपल, सिलोप्सिडा, सिलोटम, ल्यूकोप्सिडा, सिलाजिनेला, ल्यूकोपोडियम, and Spinopsida, Equisetum, and Pteridopsida, Dryopteris, Pteris and Adiantum. तो ये उनके अलग अलग क्लास है और उन क्लास के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स है वो उन्होंने बताए हुए हैं. मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ. सो दिस इज टेरिडोफाइट. यू कैन सी द लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज स्ट्रोबेलाई और कोन. So this is pteridophyte ferns.
कॉन और स्ट्रोबेला, आप देख रहे हो यहाँ पे ये कॉन है, इसे हम स्ट्रोबेला भी कह सकते हैं इन टेरिडोफाइट्स. इक्विसिटियम, सिलाजिनेला, ऑस्मोंडा, ल्यूकोपोडियम, and these are some examples. So this topic was about the pteridophytes in detail. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आपको डिवीजन जिम्नोस्पर्म के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं. ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई के बारे में डिस्कस करने हैं. तो चलिए वन बाय वन कैरेक्टर हम स्टडी करते हैं. तो ये वाले कुछ कैरेक्टर मैंने सीबीएसई की बुक में से पॉइंट वाइज कर ली है. अगर आप सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम देते हो तो भी आपको ये पॉइंट काम में आ जाएंगे, और प्लस आप नीट एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं. तो मैं स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बता दूं कि फेनोरोगेम्स आर दोस कैटेगरी ऑफ अ प्लांट विच आर सीडेड प्लांट एंड देयर आर ऑफ टू कैटेगरी. वन इज एंजियोस्पर्म, सेकंड वन इज जिम्नोस्पर्म. एंजियोस्पर्म वो वाले प्लांट होते हैं जिनकी सीड के ऊपर दो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग टेस्टा, इनर कवरिंग टेगमन. लेकिन जिम्नोस्पर्म वो हैं जिनके ऊपर सिर्फ एक ही कवरिंग होती है, या तो आप कह लो ओपन सीडेड होते हैं, दूसरी कवर नहीं होती, इसके लिए हम इनको कहते हैं ओपन सीडेड और नेकेड सीडेड प्लांट. लेट्स स्टार्ट. जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेकेड एंड इट इंक्लूड्स मीडियम ट्री, टॉल ट्री और श्रब ट्री. जिम्नोस्पर्म की जो सीड की कवरिंग होती है वो नेकेड होती है, ओपन होती है. और जिम्नोस्पर्म में छोटे प्लांट भी होते हैं, टॉलेस्ट भी होते हैं और श्रब भी होते हैं. अगर हम ये देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन सा है तो वो है सिक्यूआ सुपरवीरेंस. और दुनिया का सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन सा है तो वो है जिमिया पिजमिया जो 25 सेंटीमीटर होता है. और दुनिया का सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म गर्थ में कौन सा प्लांट है तो वो है टेक्सोडियम म्यूक्रोनेटम. तो ऐसे तीन प्लांट, हाईली टॉलेस्ट सिक्यूआ, हाईली इन गर्थ टेक्सोडियम म्यूक्रोनेटम अराउंड 125 फीट एंड 25 सेंटीमीटर स्मॉल जिम्नोस्पर्म दैट इज अ जिमिया पिजमिया. वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म रेडवुड ट्री सिक्यूआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज. मैंने अभी आपको बताया ये नियर अबाउट 366 आई थिंक सो 366 फीट के आसपास है. इतना मुझे याद नहीं एग्जैक्टली लेकिन इतना है 366 फीट के अराउंड इतनी है सिक्यूआ सुपरवीरेंस की साइज. काफी टॉलेस्ट है ये. आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो. द रूट आर जनरली टैप रूट. टैप रूट मीन्स ट्रू रूट एंड लीव्स आर सिंपल और कंपाउंड. ट्रू रूट किसे कहते हैं हम? when the roots are produced from radical part of a seed it is called true roots. तो इनके अंदर ट्रू रूट्स हैं और लीव्स इनके सिंपल भी हो सकते हैं और दोनों साइड से भी हो सकते हैं, मतलब कंपाउंड भी हो सकते हैं. द स्टेम आर अनब्रांच, एग्जांपल इन साइकस एंड ब्रांच इन पाइनस एंड सिड्रस. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. नीट स्टूडेंट मस्ट लुक आफ्टर दिस वन. There are gymnosperm which are unbranched, no branches are coming, example cycas, and there are gymnosperm in which branches are also coming like a pinus and citrus. मैं आखिरी में आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा आपको. In cycas pinnately leaves persist of a few years, मतलब cycas के अंदर pinnately leaves है वो काफी साल तक ऐसे ही रह जाते हैं. Leaves in gymnosperms are adapted to extreme temperature, humidity and wind. This is very important features about gymnosperm. जिम्नोस्पर्म में कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब वो अपना ट्रांसपेरेशन का रेट इतना कम कर देते हैं कि ऑलमोस्ट उनके अंदर में से वाटर इवोपरेट नहीं होता है, स्पेशली जो डेजर्ट में पाए जाते हैं. और कुछ लीव्स ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमिडिटी को टॉलरेट करते हैं, विंड को टॉलरेट करते हैं. इन कोनिफर्स नीडल लाइक लीव्स विद अ संकन स्टोमेटा हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस. मैंने अभी आपको बताया कोनिफर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डेजर्ट साइट होते हैं, वो अपनी लीफ की साइज इतनी छोटी कर लेते हैं कि उनमें से इवोपरेशन ऑफ वाटर काफी कम हो जाता है, मतलब ट्रांसपेरेशन का रेट काफी कम हो जाता है. स्टोमेटा भी संकन कर लेते हैं, मतलब एकदम नैरो कर लेते हैं. नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. The strobili bearing microsporophyll and microsporangium are called male strobili or microsporogenate. This reduced gametophyte is called pollen grain. The female cone are megasporophyll with a ovule or megasporangium called macrosporangiate or female strobili. कोई हार्ड चीज नहीं है, पैराग्राफ थोड़ा बड़ा था, पॉइंट बड़ा था, डजंट मैटर, आप सिंपली समझ लीजिए. फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है, मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम.
ठीक है, तो यहाँ पे भी मेल सेक्स ऑर्गन को कहा है माइक्रोस्पोरेंजियम और मेल स्ट्रोबिलाई। उसके दो नाम दिए हुए हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेल स्ट्रोबिलाई। और उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, मेल गेमेट, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम और मेल स्ट्रोबिलाई। फीमेल मेगास्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम और फीमेल स्ट्रोबिलाई। क्लियर है? मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड मेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड फीमेल स्ट्रोबिलाई। मेल सेक्स ऑर्गन ऑल्सो कॉल्ड एज अ microsporangium, female sex organ also called megasporangium। माइक्रोस्पोरेंजियम है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल गैमेट मींस माइक्रोस्पोर। मेगास्पोरेंजियम है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मेगास्पोर, स्मॉल गैमेट। सॉरी, मेगास्पोर मींस लार्ज गैमेट। माइक्रोस्पोर फ्रॉम मेल गैमेट स्मॉल, मेगास्पोर फ्रॉम मेल फीमेल गैमेट लार्ज। सो दे फ्यूज विथ ईच अदर, इट टर्न इनटू द जाइगोट। मतलब ये फ्लावरिंग प्लांट जैसा ही, लेकिन डिफरेंस ऐसा है कि फ्लावरिंग प्लांट में एंड्रोशियम गाइनोशियम होते हैं, वो फ्लावर के पार्ट होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्लावर होते ही नहीं। तो फ्लावर अगर नहीं है तो हम एंड्रोशियम गाइनोशियम ऐसे वर्ड्स यूज ही नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं, इसके लिए हम एंजियोस्पर्म में एंड्रोशियम गाइनोशियम पोलन पिस्टल ये चीजें यूज करते हैं, लेकिन गाइनोशियम में फ्लावर ही नहीं है। तो हमें मेल सेक्स ऑर्गन को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, मेल स्ट्रोबिलाई। माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस मेल गैमेट माइक्रोस्पोर। Female strobili, also called megasporangium, produces female sex organ called megaspore. Next one, the nucellus is protected by envelope and have a ovule. The ovule born on the megaspore of a female cone which have two or more archegonia. अब ये कहते हैं कि इनके अंदर फ्लावर नहीं होते हैं, लेकिन जो सीड होती है, मतलब फीमेल जो कौन होते हैं, फीमेल स्ट्रोबिलाई और मेगास्पोरेंजियम, उनके अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन में जाता है। लेकिन आप एक चीज याद रखो, जिम्नोस्पर्म में पोलिनेशन होती है, लेकिन वाटर से, इंसेक्ट से, बटरफ्लाई से, बैट सेंट से नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ विंड पोलिनेशन होती है, मतलब एंटोमोफिली होती है। और पोलिनेशन होने के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन भी होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन नहीं दिखाते हैं, बिकॉज जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट, पोलन ट्यूब कैरिंग अ मेल गैमेट grow towards archegonia, result into the fertilization, forms a zygote, develop into embryo and ovule into seed. Now they are clearly saying that pollen grain is carrying via pollen tube into the ovule, and then inside the ovule pollen grain means male gamete bind with the egg and turn into the embryo, and that embryo turn into the zygote, and zygote later on will turn into seed, and that if you sown that seed into the ground you will get again new plant। मतलब ये क्लियरली कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल के अंदर आता है, और वो पोलन ग्रेन फीमेल एग के साथ बाइंड होने के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद जाइगोट, और जाइगोट सीड के अंदर रहेगा, और सीड को अगर आप जमीन में डालोगे तो फिर से उसमें से दो पार्ट्स आएंगे, और वो दो पार्ट्स प्लूमुलो रेडिकल मतलब रूट और शूट सिस्टम बन के हमारे सामने एक नया जिम्नोस्पर्म प्लांट आ जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक जिम्नोस्पर्म। हम कुछ फोटोज देखते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। So this is जेमिया पिजिमिया, मैंने आपको कहा ना ये सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म प्लांट है, 25 सेंटीमीटर। थुजा, देखो काफी सारे प्लांट है। ये जो जिंको बायलोबा है, आप इसके बारे में याद रखिए, जिंको बायलोबा इज अ लिविंग फॉसिल, जिंको बायलोबा इज अ लिविंग फॉसिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। यू कैन सी साइकस पाइनस नीटम। Four division of gymnosperm: conifers, ginkgos, nitums, cycads. Types of gymnosperm. These are some examples. These are also examples. ये देखिए आप सिक्यूआ, ये तो दूसरे प्लांट है, लेकिन वो भी सिक्यूआ जीनस में से है। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो मेल कॉन। मेल कॉन मीन्स मेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल कॉन मीन्स फीमेल स्ट्रोबिलाई। Male and female undergo fertilization and turn into the embryo, zygote, and later on life cycle. So ये भी gymnosperm है, gymnosperm. You can see number of gymnosperm plants are there. So this topic was about the gymnosperm. All the character, जितने भी character हैं gymnosperm के मैंने आपके सामने सब explain कर लिया। I hope so आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनमें से भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज वो वाला कैरेक्टर कमेंट्स कीजिए, फिर मैं आपको फिर से समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।
Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Professor Nilesh Anandwani, and today's topic will be very interesting topic because we are going to discuss about division angiosperm from the chapter number 3 Plant Kingdom 11th standard CBSE. In this topic I will explain you characteristics of angiosperm plant. I'll teach you types, means classes of angiosperm plant, as well as I'll give you some significance of angiosperm plant. So let's start in detail. So these are some character which I have prepared from the NCERT 11th standard book. In the book it was in the paragraph, but I have made it in a point wise so that you can also write in theory papers and you can also prepare it for the NEET examination. So if you wanted to take this photograph, you can take a screenshot or you can pause and you can write also, whatever you wanted to do. I'll teach you this topic in English and Hindi, both the language, so there is no worry about Hindi medium student also. So let's start. Angiosperms seed are enclosed by fruits. So generally अगर हम फेनोरोगैम्स में डिस्कस करें तो दो प्रकार होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म. तो उसमें जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होती है वो क्लोज्ड होती है और सीड के अंदर, सीड के ऊपर दो कवरिंग होती है. आउटर कवरिंग को हम कहते हैं टेस्टा, इनर कवरिंग को हम कहते हैं टेगमन, और सीड फ्रूट के अंदर होता है. इन एंजियोस्पर्म seed has a two covering. Outer covering is called testa and inner covering is called tegmen. This outer testa, inner tegmen, both are made from the one part of a ovule. Yes, that generally called tegmen and testa, tegmen. And second character, they ranges in the size from tiny, almost microscopic like a wolfia, to the tall tree like a eucalyptus which grow up to 100 meter. एंजियोस्पर्म प्लांट जो है उनमें साइज वेरिएशन काफी अलग है. अगर आप देखो तो सबसे छोटा प्लांट इस प्लेनेट का जो होता है वो होता है वोल्फिया प्लांट. मैंने इसके ऊपर कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया हुआ था. उसका पूरा नाम था वोल्फिया ग्लोबोसा, साइंटिफिक नाम. सो वोल्फिया एक ऐसे प्लांट है जिनकी साइज नियर अबाउट 0.1 mm से लेके 0.2 mm तक, मतलब mm में होती है साइज, मिलीमीटर में. तो काफी छोटे प्लांट, मतलब दुनिया के अर्थ के सबसे छोटे प्लांट कह लो, वो होते हैं वोल्फिया. और यूकेलिप्टस जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म में सबसे टॉलेस्ट प्लांट है जिनकी हाइट 100 मीटर तक होती है. दे प्रोवाइड अस विद अ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल प्रोडक्ट. अगर सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें so angiosperms are also providing us food. They are also used as a fodder. There are certain angiosperms which are also used nowadays as a fuel, like atropa, and maximum medicinal plants are angiosperm only. कुछ ऐसे प्लांट है जिनके फ्लावर से, स्टेम से, लीफ से हम कुछ मेडिसिन बनाते हैं. जस्ट लाइक गार्लिक is a famous medicinal plant from which we are making a medicine also. But garlic is actually underground modification of a stem. You can say about the neem plant. Neem plant has a muscular repellent property. Neem plant also has some medicinal property against TB also. So it has a medicinal action. And there are so many products we are getting from the medicinal plant as a angiosperm. They are of a two class. Angiosperm has basically two class. One is a dicotyledon and second one is a monocotyledon. अब इसका मतलब क्या होता है डाइकोटिलोडोन और मोनोकोटिलोडोन? सो डाइकोटिलोडोन वो वाले प्लांट होते हैं जिनके डाइकोटिलोडोन वो वाले प्लांट होते हैं जिनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, मतलब सीड के दो पार्ट्स होते हैं. और मोनोकोटिलोडोन वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर सिंगल पार्ट होते हैं. अब आप ये देख लो, ये सिंपल सा जैसे हम कहते हैं जो खाते हैं चना वगैरह, तो आप कैमरे में देख सकते हो नहीं, आई डोंट नो. तो ये वाला जो है ये डाइकोट कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर हम ऐसे सेंटर से एकदम ब्रेक करें तो ये वाला दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो डाइकोट प्लांट वो होते हैं जिनके सीड दो भाग में डिवाइड होते हैं, और मोनोकोट वो होते हैं जिनके सीड के दो भाग नहीं होते हैं. एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको. जैसे पी प्लांट है, पी प्लांट सीड विल गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो इट्स डाइकोट. मैंगो प्लांट इन विच सीड विल गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इट्स कॉल्ड डाइकोट. राइस सीड दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी. मेज सीड दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगी. व्हीट दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, तो इनको हम कहेंगे मोनोकोट. ठीक है, तो ये वाले होते हैं डाइकोट और मोनोकोट, दो टाइप, या तो आप कह लो दो क्लासेस. नेक्स्ट, मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर is a stamen, produce pollen grain, and the female sex organ is a pistil, carpel, or you can also call gynoecium. Within ovules are present highly reduced female gametophyte termed as a embryo sac. मैं आपको बताता हूँ.
फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, मेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हम कहते हैं एंड्रोशियम या तो आप कह लो स्टेमेन, और उनके अंदर जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उन गैमेट को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हम कहते हैं पिस्टिल या तो कह लो आप कार्पेल, या तो तीसरा नाम है उसका गाइनोशियम, और उनके अंदर जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं एग। इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मींस एंजियोस्पर्म, male sex organ is called stamen, also called as a androecium, and this androecium produces a male gamete called as a pollen grain, also called microspore, whereas female sex organ is called pistil, carpel, and third name is a gynoecium, which produce megaspore, also known as a egg, and egg produced in female is produced inside one embryo sac which is found inside the ovule, female ovule. Next, sixth character, each embryo sac has a 3 egg apparatus, 1 egg cell, 2 synergids and 3 antipodal and 2 polar nuclei। मैं आपको बताता हूँ ये जो 6th नंबर कैरेक्टर है, ये वाला आप डायग्राम देखिए, ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक होता है एग। सो टोटल कितने होते हैं सेल एम्ब्रियो सैक के अंदर? एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सेक के अंदर टोटल 8 नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उनमें से 3 होते हैं एंटीपोडल, 2 होते हैं सेंटर पे पोलर न्यूक्लियाई, 2 होते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड एक्चुअली एग के नीचे होते हैं और एग उनके ऊपर होता है, और एक सेल होता है एग। तो टोटल 8 हो गए, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई 5, 2 सिनर्जिड 7 एंड 1 एग। टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर 8। जनरली एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, एंड में बताता हूँ। Pollen grain after dispersal from anther are carried to the stigma of a pistil। मतलब पोलन ग्रेन पोलिनेशन होने के बाद स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरता है। और पोलिनेशन अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म में 5 प्रकार की पोलिनेशन मेनली पाई जाती है। पोलिनेशन इन एंजियोस्पर्म कैन टेक्स प्लेस वाया विंड, वी कॉल्ड इट एज एनिमोफिली। Pollination in angiosperm can take place via water, we call hydrophily. It can take place via insect, we call entomophily. It can take place via birds, we call ornithophily. It can also take place by bats, we call chiropterophily. Sometimes pollination also takes place by snail, we call melecophily. So pollination होने के बाद pollen grain female gamete के stigma पे जाता है और वहां पे pollen pistil interaction होती है और pollen grain stigma के अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं सिंगैमिंग। क्या कहते हैं हम? सिंगैमिंग। फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट में 2 प्रकार की होती है, इसके लिए हम इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे देखिए, 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जाइगोट, वी कॉल्ड सिंगैमी, and another male gamete fuses with a diploid secondary nucleus to produce endosperm, we also called it as a double fertilization. Zygote develop into the embryo with a one or two cotyledon, either 1 cotyledon means monocotyledon, 2 cotyledon means dicotyledon, and other is a pen development of endosperm provide nourishment to the embryo। अब इस वाले डायग्राम में आप समझ जाओगे। मेल जनरली एक पोलन ग्रेन फीमेल के अंदर ट्रांसफर करता है और वो पोलन ग्रेन सेल डिवीजन होने के बाद डबल हो जाते हैं। मेल जनरली ट्रांसफर 1 पोलन ग्रेन इनटू फीमेल which undergo cell division and turn into the 2 pollen grain. Now 1 pollen grain generally bind with this egg. So 1 pollen grain from male and 1 egg from female, it turn into the zygote, and this zygote turn into the new plant. This zygote actually turn into the embryo temporary, then it will turn into the new plant. लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग में एम्ब्रियो को अंदर के जो बेबी होता है, माँ के अंदर, पेट के अंदर जो बच्चा होता है, उस बच्चे को न्यूट्रन प्रोवाइड करना मदर का काम होता है वाया प्लासेंटल कोड। लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, उनमें प्लासेंटल कोड जैसा कुछ नहीं होता है। तो एग और पोलन ग्रेन मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट को नरिशमेंट कौन देता है? तो उसे जाइगोट को नरिशमेंट देता है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म एक ऐसा न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो सेकंड फर्टिलाइजेशन से बनता है, और वो किससे बनता है? एक पोलन ग्रेन और 2 पोलर न्यूक्लियस। तो आप समझ लीजिए एंजियोस्पर्म में 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है। In angiosperm there are 2 times fertilization takes place. During first fertilization 1 pollen grain and 1 egg fuse with each other, we call syngamy. First fertilization we call syngamy, and result of first fertilization is nothing but formation of embryo, zygote and later on embryo. And second fertilization we also called it as a double fertilization or triple fusion, because there is a 1 pollen grain
plus there are two polar nuclei. So there is a fusion between two polar nuclei and one pollen grain. Therefore there are three cells. That's why it is also called triple fusion और PAN. PAN stand for primary endosperm nucleus. अब आप यहाँ पे इस वाले डायग्राम, इस वाले थियरी में देखिए, ये वाले पॉइंट पे देखिए, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गई सिंगे में जिससे जाइगोट बनता है और फ्यूचर में एम्ब्रियो बनता है, और सेकंड फर्टिलाइजेशन या तो डबल फर्टिलाइजेशन कह लो, इससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म। अब जो फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के अंदर सीड होती है और सीड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एम्ब्रियो और दूसरा होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करते एम्ब्रियो को ताकि एम्ब्रियो की प्रॉपरली ग्रोथ हो और उससे दो पार्ट्स बाहर निकले, एक होता है प्लूमुल और दूसरा होता है रेडिकल। प्लूमुल बेसिकली क्या होता है, जिससे सीड में से स्टेम बनता है, और रेडिकल वो होता है जिससे रूट बनता है। तो ये वाला टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म। आई होप सो मैंने आपको सभी के सभी चीजें क्लियरली डिटेल में कह दी। मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूं। एंजियोस्पर्म्स आर दोस प्लांट व्हिच आर हैविंग अ क्लोज्ड सीड, देयर सीड इज कवर्ड बाय टू लेयर, outer testa, inner tegmen. Yes, and both these layers are made by integument part of a you can say ovule. Basically angiosperms are flowering plant. They are having a true root, true stem, true leaves, branches, flower and fruit, everything. Generally angiosperm की साइज वेरिएबल है, छोटा से छोटा एंजियोस्पर्म वोल्फिया है 1 से 2 mm, 0.1 to 0.2 mm तक, और यूकैलिप्टस टोलेस्ट एंजियोस्पर्म में जो 100 मीटर तक ग्रो होता है। एंजियोस्पर्म में फूड, फोडर, फ्यूल, सेवरल प्रोडक्ट में यूज होता है। एंजियोस्पर्म हैज अ टू क्लास, मोनोकोटिलोडोन, डाइकोटिलोडोन। मोनोकोटिलोडोन means seed have only one part like rice, maize, wheat, sugarcane, and dicotyledon seed has a two part like a sunflower, you can say wheat, sorry not wheat, I mean to say pea, and you can say mango, etc etc. And generally in case of angiosperm, male gamete is male, or sex organ is called as a stamen, also known as androecium, which produce pollen grain or also called microspore. Female sex organ pistil, also called carpel, also called gynoecium, which produce megaspore or egg. Fusion of microspore and megaspore, or you can say fusion of pollen grain and egg, turn into the zygote, and second pollen grain bind with a pollen nuclei, turn into the endosperm, which gives a nourishment to embryo. That's all. This is about angiosperm. मैं कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ आपको। ये एम्ब्रियो सैक है जिसमें 8 सेल थे, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियर, 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल। ये कुछ एंजियोस्पर्म, जितने भी आपको फ्लावरिंग प्लांट आपके आसपास के एरिया में दिखते हैं वो सभी के सभी प्लांट्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। ये सभी फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म। Okay, so thank you so much for watching this video. This lecture was from the chapter number 3, Kingdom Plantae or Plant Kingdom, and topic was division angiosperm. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही आगे वीडियो देखते रहना चाहते हो हमारे चैनल पे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Now I am going to teach you the last topic of our chapter number 3, Plant Kingdom 11th Standard CBSE. And this last topic is alternation of generation, or you can say plant life cycle. तो जनरली प्लांट लाइफ साइकिल क्या होती है या तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, जैसे ह्यूमन बीइंग में है, ह्यूमन बीइंग में एक मेल और फीमेल है, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के बाद चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेल के अंदर जो गैमेट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्पर्म, और फीमेल के अंदर जो गैमेट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ओवम। तो स्पर्म और ओवम मिलने के बाद जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फिर वो जाइगोट बनता है, फिर ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी होती है, और प्रेगनेंसी के बाद एक चाइल्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो साइकिल ह्यूमन बीइंग में होती है वैसी साइकिल प्लांट में होती है, और उस साइकिल को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या तो आप कह लो प्लांट लाइफ साइकिल। तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं कि प्लांट लाइफ साइकिल कैसी होती है। सो आई टेल यू, in case of a plant, life cycle is in some cases it is a haplontic life cycle, in some cases it is a diplontic life cycle, in some cases it is a haplodiplontic cycle. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, किसी के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, और किसी के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो आइए चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख लेते हैं। Now I am going to tell you life cycle, plant life cycle of one flowering plant, one angiosperm. So this is the life cycle of angiosperm.
We also call this the alternation of generation. So as you can see, this is a sporophyte. What is sporophyte? Plant, original plant is called as a sporophyte. Now this is a female sex organ. In female sex organ there is a stigma, there is a style, and then there is a ovary. And this is a male sex organ where there is a filament and anther. Anther produce male gamete. We generally called it as a anther produces a male gamete called microspore from the organ called microsporangium. This microspore also known as a pollen grain. And inside the female there is a ovary, and inside the ovary there is a megasporangium or ovule. Here there is a microsporangium because it produces microspore, and here there is a megasporangium because it produces megaspore. Now this is megaspore produce egg, and this microsporangium produce microspore. This microspore is also called pollen grain. You can call male gamete. Now this is male gamete and this one is female gamete. They have united with each other by the process of fertilization and turn into the zygote. Yes, and now this zygote turn into the embryo, and when you put the seed into the ground, this embryo will again turn into the new plant. So likewise new plant is formed. This is alternation of generation और प्लांट लाइफ साइकिल. एक बार हिंदी में समझ लीजिए. ये वाला जो प्लांट है इसे हम कहते हैं, मतलब जनरली कोई भी प्लांट को हम स्पोरोफाइट कहते हैं. ठीक है, तो ये प्लांट में देखिए ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ये ओवरी के अंदर ओव्यूल है जिसे हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं क्योंकि ये मेगास्पोर या तो एग को प्रोड्यूस करते हैं. और ये वाला है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम एंथर फिलामेंट में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं एंड्रोशियम या तो कह लो आप स्टेमेन. तो एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं और ओवरी में मेगास्पोरेंजियम होते हैं. माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, और मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं मतलब एग प्रोड्यूस करते हैं. मेगास्पोर मतलब बड़े वाले स्पोर, माइक्रोस्पोर मतलब छोटे वाले स्पोर. तो यहाँ पे देखिए आप एग मतलब मेगास्पोर और यहाँ पे पोलन ग्रेन मतलब माइक्रोस्पोर. ये मेल गेमेट फीमेल गेमेट ये दोनों फ्यूज होते हैं, यहाँ पे जॉइंट होते हैं. इस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से नया प्लांट बनता है. तो जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं उस वाली स्टेज को हम कहते हैं गैमेटोफाइटिक जनरेशन. और यहाँ पे एन बताया हुआ है, एन मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. और यहाँ पे स्पोरोफाइटिक जनरेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद मेल का एक गैमेट और फीमेल का एक गैमेट, दो गैमेट बन जाते हैं, तो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं. तो उस वाले स्टेज को हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन या तो डिप्लॉन्टिक जनरेशन. तो हेप्लॉन्टिक जनरेशन मतलब व्हेन देयर इज ओनली गैमेट्स आर देयर सिंगल न्यूक्लियस, एंड डिप्लॉन्टिक जनरेशन व्हेनेवर देयर आर टू न्यूक्लियस आर देयर डिप्लॉन्टिक. मैं आपको बताता हूँ हेप्लॉन्टिक कौन कौन बता रहे. जनरली हेप्लॉन्टिक जनरेशन वोल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमिडोमोनास ये ऐसे वाली अलगी बताते हैं. डिप्लॉन्टिक जनरेशन जनरली फ्यूकस अलगी बताती है, जिम्नोस्पर्म बताते हैं, एंजियोस्पर्म बताते हैं. और हेप्लोडिप्लॉन्टिक जो जनरेशन हेप्लोडिप्लॉन्टिक जनरेशन वो ब्रायोफाइट्स बताते हैं, टेरिडोफाइट्स बताते हैं. तो ये होता है लाइफ साइकिल, प्लांट लाइफ साइकिल या तो आप कह लो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अब इस वीडियो के बाद हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर होगा एक ही लेक्चर में. थैंक यू, हैव अ गुड डे. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी. तो आज का जो ये वीडियो है मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है बेसिकली रिवीजन अबाउट द चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड CBSE. तो जैसे मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर का प्लांट किंगडम करवाया, अब मैं आपको सिर्फ 10-15 मिनट में उसका पूरा का पूरा रिवीजन करवा लेता हूँ. तो बेसिकली क्या है प्लांट किंगडम. सो प्लांट किंगडम, all the members of kingdom Plantae are basically eukaryotic, photosynthetic, autotrophic organism. Yes, all the members. This member might be the algae, might be bryophytes, might be pteridophytes, might be angiosperm, might be gymnosperm. तो ये सभी के सभी eukaryotic, photosynthetic, autotrophic organism है. Now, if we say the classification of kingdom Plantae, so basically all the members of kingdom Plantae are divided into two main groups, and these groups are cryptogam and phanerogams. Cryptogam means spore producing plants, say for example algae, bryophytes and pteridophytes, and phanerogams means seed producing plant like angiosperm and gymnosperm.
हमने सबसे पहले क्रिप्टोगैम देखा था. So what is a cryptogam? Cryptogams all are spore producing plant like algae, bryophytes and pteridophyte. What is a common individual property about them? Like algae are basically called as a thalloid plant because these are the plant which cannot be differentiated into the root, stem and leaves, and therefore they are called as a thalloid plants. They are also known as a thallophyta. Then we discussed that algae are mainly divided into three main categories. Like a green algae, we called it as a chlorophyce. Brown algae, we called it as a phaeophyce, and red algae we called rhodophyce. Chloro means green and phyce means algae. Chlorophyce, green algae. Pheo means brown and phyce means algae means brown algae. And third one is a rhodophyce. Rhodo means red and phyce means algae. So rhodophyce, red algae. Generally, green algae are having chlorophyll A, B, chlorophyll, you can say also carotene is also present. Generally, brown algae are having chlorophyll A, sometimes C and D, and it also contains xanthophyll and fucoxanthin. Fucoxanthin is very important, which gives a brown color to the algae. And third algae, red algae, it contains chlorophyll A, but it mainly contains phycoerythrin. So phycoerythrin is giving red color to the red algae. मैं आपको एक एक एग्जांपल बता देता हूँ सबका. लाइक ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स होते हैं जैसे क्लोरेला है. ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है सोर्गेसम है, फूकस है. रेड एल्गी का एग्जांपल है ग्लेसियरिया या तो आप जिलेडियम कह लो. रेड एल्गी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ agar agar पाउडर. It is a one type of a solidifying agent which is mainly used especially in preparation of agar media for the growth of bacterial cell. It is also useful for the preparation of tissue culture. When we are doing the plant tissue culture, that time it is also useful for making a MS medium, Murashik and Skoog medium culture. And then we discuss about bryophytes. Bryophytes are those category of a plant which are also called as a amphibian plant. जस्ट बिकॉज एक्चुअली एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, जो पानी में भी रह सकता है और जो जमीन पे भी आ सकता है, लेकिन ये तो प्लांट है, ये तो मूव नहीं करेंगे. तो ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन प्लांट क्यों कहते हैं? ब्रायोफाइट्स आर जनरली कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट जस्ट बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग वाटर फॉर टू मेन पर्पस. वन पर्पस टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एंड सेकेंड पर्पस टू कंप्लीट फर्टिलाइजेशन. यस, रिप्रोडक्शन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए भी उनको वाटर की जरूरत होती है. दैट्स वाई दे आर सिंपली कॉल्ड एज अ ब्रायोफाइट्स. और ब्रायोफाइट्स हमें जनरली ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है. देन थर्ड वी डिस्कस अबाउट टेरिडोफाइट्स. Pteridophytes were considered as the first vascular plant on the earth. Pteridophytes were considered as the first vascular plant on the earth. Just because ये वो वाले प्लांट थे जिनके अंदर सबसे पहले xylem and phloem टिश्यू पाया गया हुआ था. I'll tell you what is a xylem and phloem tissue. Xylem and phloem are the conducting tissue. Xylem is responsible for conduction of water and mineral from root to the top in single direction, bottom to top. Whereas phloem is responsible for conduction of water and food material from top to bottom as well as from bottom to top. So xylem is always unidirectional, but phloem is a bidirectional. And these two conducting element was first time found in the vascular plant, first time found in the pteridophytes. Therefore, pteridophytes are considered as the first vascular plant on the earth, or you can say they are the first vascular cryptogam on the earth. Now, algae, bryophyte, pteridophyte, all are collectively called cryptogams. मैंने आपको ये नहीं बताया, bryophytes are further divided into two main group. One is liverworts and second one is a mosses, liverworts and mosses. Like example of liverworts is a Riccia merchantia. Examples of you can say mosses is about Funaria, Polytrichum, etc., etc. Yes, and then we discuss some examples of pteridophyte like Equisetum, Leucopodium, Selaginella, etc., etc. Then we enter into the phanerogams. What are phanerogams? Phanerogams are the seed producing plant. Phanerogams are seed producing plant and they are divided into two main categories. One category is angiosperm, second one is gymnosperm. Angiosperms are those category of plant which are having a seed coat, which are having seed covering. So their seed of angiosperm plants are closed.
Seed of angiosperm plant is made by the two covering. Outer covering is called testa, inner covering is called tegmen. Outer covering testa, inner covering is called tegmen, and both these covering are made from integument part of ovule after fertilization. In case of gymnosperm, seed do not have two covering. Seed have only single wall, single covering. That's why seed in gymnosperm is considered as open seed, or you can say naked seed. In case of gymnosperm, flower is totally absent. In case of angiosperm, flower is present. So out of all the plants, if we discuss that what are the angiosperm, all the flowering plant which we can see surrounding to us, they all are angiosperm plant. नियर अबाउट प्लांट अगर टोटल देखें तो 0.6 मिलियन के आसपास प्लांट है. इतनी स्पीसीज है, मतलब 6 लाख के करीब स्पीसीज है इस दुनिया में प्लांट की, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट सबसे ज्यादा है. नाउ आई विल टेल यू स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट is the Wolffia globosa, and largest angiospermic plant is the eucalyptus plant. Smallest gymnospermic plant is the Gymnea pygmea, which is around 25 meter. Smallest angiospermic plant is that's a Wolffia globosa, around 0.1 to 0.2 mm, and largest angiospermic plant is eucalyptus, around 100 meter. Smallest gymnospermic plant is a Gymnea pygmea, around 25 centimeter. Largest gymnospermic plant is a Sequoia, which is around 366 feet tallest. It is also considered as the world's tallest plant. And largest gymnospermic plant in terms of a girth, that's a Taxodium mucronatum, around 125 meter in girth. It's a giant one, large one. 125 girth is a very big one. Yes. I'll give you some example of angiosperm. Angiosperms are further divided into two categories, like a monocotyledon and dicotyledon. Monocotyledon means when seed is not divided into two parts, it's a single one, it's called monocotyledon. Example, rice, wheat, jawar, maize, sugarcane, etc. And dicot, in which seed is divided into two parts, like a mango, pea, sunflower, safflower, maximum are there. Yes. So generally angiosperms are differ from gymnosperm in terms of pollination property also, like angiosperm shows pollination by water, wind, insect, bird, bat, snail, but gymnosperm only shows pollination by wind, just because gymnosperm wanted to transfer male gamete from male strobili or male cone into female gamete or female strobili or female cone. Even though absence of flower, but still gamete has to be transferred, therefore there is a need of pollination. But pollination, due to absence of flower, there is no any living organism is attracting. Only pollination is taking place by non-living material, and that non-living material is wind. Yes, water is also non-living material, but in gymnosperm there is only wind pollination. Pollen grain entering into the ovule of a gymnosperm is via pollen tube by the technique called as a sphenogamy. In case of angiosperm and gymnosperm, male gametes are called pollen grain, also called microspore, and female gametes are called megaspore, also known as an egg. But in case of algae, bryophytes and pteridophyte, generally male gametes are called as antherozoid, which is produced from male gonad called as an antheridium, and female gonad is called as an egg, which is produced from female gonad called megasporangium, or you can say archegonium. So this is about रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई. आई होप सो मैंने आपको 10 मिनट में पूरा समझा दिया है, और अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप पूरा मेरा चैप्टर देखिए 1 by 1 टॉपिक. थैंक्स यू, हैव अ गुड डे. प्लीज़ अगर आपको ऐसे ही नीट के लेक्चर आप ऐसे ही कंटिन्यूसली चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी जब भी नई वीडियो आप तक पहुँच जाए.